तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज का ये जो हमारा वीडियो है ये टॉप 500 फ्रेजल वर्ब्स इस सीरीज का सेकंड वीडियो है, जहां पर हम जो है वो 50 फ्रेजल वर्ब्स कवर करने वाले हैं। वीडियो जो है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बैंक एग्जाम्स या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और हमारे फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला फ्रेजल वर्ब आता है आस्क अराउंड। दोस्तों इसका मतलब होता है टू आस्क मैनी पीपल फॉर इन्फॉर्मेशन और हेल्प, यानी कि कई लोगों से किसी चीज़ के लिए पूछना, इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर मदद के लिए, यानी कि इधर उधर जो है वो लोगों से जानकारी लेना जिसे हम कहते हैं, उसे हम आस्क अराउंड करना कह सकते हैं। यानी कि आस्क अराउंड का मतलब होता है कि जब आप किसी इन्फॉर्मेशन, एडवाइस या फिर हेल्प के लिए एक इंसान से नहीं बल्कि कई लोगों से पूछते हो, यानी कि आप अलग अलग लोगों से बात करके सही इन्फॉर्मेशन या फिर सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश जब करते हो तो उसे हम जो है वो आस्क अराउंड करना कह सकते हैं। जब आपको किसी चीज़ का आंसर या फिर किसी इंसान का पता नहीं होता और आप जो है वो इधर उधर कई लोगों से पूछते हो उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हो, तब हम जो है वो आस्क अराउंड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसे सिचुएशन में आस्क अराउंड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो वॉलेट है वो कहीं पर खो चुका है और आप सिर्फ एक इंसान से नहीं बल्कि सिक्योरिटी गार्ड से, शॉपकीपर से और आसपास के लोगों से जो वो सबसे पूछते हो कि कहीं आपको आपका मतलब कि वॉलेट जो है वो किसी को दिखाए या फिर नहीं दिखाए। तो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे आई आस्क अराउंड अबाउट माई लॉस्ट वॉलेट, यानी कि मैंने अपने खोए हुए वॉलेट के बारे में जो है वो मतलब कि लोगों से पूछा। इसी तरह अगर आप जो है वो किसी अच्छे ट्यूशन टीचर की तलाश में हो और जो है वो आप जो है वो अपने फ्रेंड से, अपने नेबर से या फिर अपने रिलेटिव से जो है वो सबसे रिकमेंडेशन मांगते हो, तो हम कह सकते हैं शी आस्क अराउंड फॉर अ गुड ट्यूटर, यानी कि उसने जो है वो एक अच्छे ट्यूटर के लिए जो है वो मतलब कि कई लोगों से पूछा, यानी कि पूछताछ की, इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की कि मुझे जो है वो सबसे अच्छा टीचर कहाँ पे मिलेगा। यानी कि सिंपल वर्ड्स में याद रखिएगा कि आस्क अराउंड का मतलब होता है किसी इन्फॉर्मेशन या किसी हेल्प के लिए जो है वो सिर्फ एक इंसान से नहीं बहुत सारे लोगों से, कई लोगों से पूछना, तो उसे हम कहते हैं आस्क अराउंड करना। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, आस्क अराउंड इफ़ यू नीड अ गुड डॉक्टर, यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि अगर तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है तो कई लोगों से पूछ लो, यानी कि सिर्फ एक इंसान पर डिपेंड मत रहो बल्कि अलग अलग लोगों से इन्फॉर्मेशन लेकर अच्छा डॉक्टर ढूंढो। इसलिए यहाँ पर आस्क अराउंड का हमने यूज़ किया है, जो कि कई लोगों से जानकारी लेने के मीनिंग में हमने यहाँ पर देखा है। आई होप आपको पहला जो फ्रेजल वर्ब है वो क्लियर है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा दूसरा फ्रेजल वर्ब आता है अबाइड बाय। दोस्तों इसका मतलब होता है टू ओबे और फॉलो रूल्स, लॉज और इंस्ट्रक्शंस, यानी कि नियमों का, कानून का या फिर निर्देशों का पालन करना। यानी कि अबाइड बाय का मतलब होता है किसी रूल को, किसी लॉ, एग्रीमेंट या फिर इंस्ट्रक्शन को मानना या फिर उसका पालन करना, यानी जो रूल्स या फिर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उन्हें बिना तोड़े जो है वो फॉलो करना, उसे हम क्या कहेंगे, अबाइड बाय करना हम उसे कह सकते हैं। जब कोई इंसान जो है वो स्कूल के रूल्स, ट्रैफिक के रूल्स, ऑफिस पॉलिसीज या फिर किसी एग्रीमेंट के हिसाब से चलता है तब अबाइड बाय का यूज़ हम जो है वो कर सकते हैं। मान लीजिए कि स्कूल में जो है वो रूल है कि सभी स्टूडेंट्स को स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आना ही होगा। जो स्टूडेंट इस रूल को फॉलो करते हैं उनके बारे में हम कह सकते हैं द स्टूडेंट्स अबाइड बाय द स्कूल रूल्स, यानी कि स्टूडेंट्स स्कूल के रूल्स का पालन करते हैं। इसी तरह अगर रोड पर ट्रैफिक सिग्नल रेड हो जाता है और ड्राइवर गाड़ी रोक देता है क्योंकि वो जो है वो ट्रैफिक रूल्स को नहीं तोड़ता यानी कि फॉलो करता है, तो हम कह सकते हैं ड्राइवर्स मस्ट अबाइड बाय ट्रैफिक रूल्स, यानी कि ड्राइवर्स को ट्रैफिक के रूल्स यानी कि कानून का पालन करना चाहिए। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको याद रखना है कि अबाइड बाय का मतलब होता है किसी रूल, लॉ या फिर इंस्ट्रक्शन को मानना या फिर उसका पालन करना, तो उसे हम क्या कहेंगे, अबाइड बाय हम उसे कहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है एवरीवन मस्ट अबाइड बाय द कंपनीज पॉलिसीज, यानी कि इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब है कि हर किसी को कंपनी की पॉलिसीज का पालन करना चाहिए। यहाँ पर कंपनी ने जो रूल्स और पॉलिसी बनाई है उन्हें सभी एम्प्लॉयज़ को फॉलो करना ज़रूरी है, इस तरीके से बताया गया है। इसलिए यहाँ पर हमने जो है वो अबाइड बाय का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, जो किसी रूल या फिर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के कॉन्टेक्स्ट में आता है। आई होप आपको ये वाला फ्रेजल वर्ब भी अच्छे से क्लियर है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है बैंक ऑन। दोस्तों बैंक ऑन का मतलब होता है टू डिपेंड ऑन और रिलाई ऑन समवन और समथिंग, यानी कि किसी पर भरोसा करना या फिर किसी पर पूरी तरीके से निर्भर रहना। बैंक ऑन का मतलब होता है कि किसी इंसान या फिर चीज़ पर पूरा भरोसा करना कि वो ज़रूर से मतलब कि ज़रूरत के टाइम पर आपके काम आएगा या फिर आपकी हेल्प करेगा। इसका मीनिंग जो है वो काउंट ऑन के बहुत ही सिमिलर है, यानी कि काउंट ऑन का भी लगभग ऐसा ही मतलब होता है। जब आपको किसी की रिलायबिलिटी पर इतना
इतना ट्रस्ट होता है कि आप जो है वो बिना टेंशन के उस पर डिपेंड कर सकते हो, उसकी मदद ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि काउंट ऑन का मतलब होता है कि भाई हम जो है वो किसी की भी मदद ले सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो तो मेरी मदद ले लो, यानी कि जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप मेरे ऊपर काउंट ऑन कर सकते हैं। तो इसका भी मीनिंग जो है वो लगभग सेम ही है, यानी कि जब आपको किसी की भी रिलायबिलिटी पर इतना ट्रस्ट होता है कि आप बिना टेंशन के उस पर डिपेंड कर सकते हो, तब हम जो है वो बैंक ऑन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आपकी जो है वो एग्जाम्स आ रही है और आपका जो दोस्त है वो हमेशा मुश्किल टॉपिक समझाने में आपकी हेल्प करता है, आपको पूरा यकीन है कि इस बार वो आपकी हेल्प करेगा ही करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं आई कैन बैंक ऑन माई फ्रेंड फॉर हेल्प, यानी कि मैं अपने दोस्त पर पूरा भरोसा कर सकता हूँ कि ज़रूरत के टाइम यानी कि जब मुझे हेल्प होगी तो वो मेरे काम आएगा या फिर मेरी मदद करेगा। इसी तरह अगर क्रिकेट टीम का कैप्टन अपने स्टार प्लेयर पर भरोसा करता है कि वो प्रेशर के टाइम भी अच्छा परफॉर्म करेगा, तब भी हम कह सकते हैं द कैप्टन बैंक्स ऑन हिज बेस्ट प्लेयर, यानी कि कैप्टन को अपने बेस्ट प्लेयर पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि वो टीम के लिए अच्छा ही खेलेगा, टीम को जीता ही देगा। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको याद रखना है कि बैंक ऑन का मतलब होता है किसी पर पूरा भरोसा करके उस पर डिपेंड रहना। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है इंग्लिश में, यू कैन ऑलवेज बैंक ऑन हर टू कीप हर प्रोमिसेस। इस सेंटेंस का मतलब है कि तुम हमेशा उस पर भरोसा कर सकते हो कि वो अपने वादे ज़रूर निभाएगी, यानी कि वो एक रिलायबल इंसान है और अपनी बात से कभी भी पीछे नहीं हटती, यानी कि उस पर भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमने जो है वो बैंक ऑन का यूज़ किया है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि बैंक ऑन यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला आता है बॉल अप। दोस्तों बॉल अप का मतलब होता है टू मेक अ मिस्टेक एंड स्पॉइल समथिंग, यानी कि काम को बिगाड़ देना या फिर गलती कर देना, उसे हम क्या कहते हैं, बॉल अप करना कहते हैं। यानी कि बॉल अप का मतलब होता है किसी काम में गलती कर देना या फिर उसे इतना खराब कर देना कि वो ठीक से ना हो। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब किसी की मिस्टेक की वजह से कोई जो प्लान है, हमारा जो कोई काम है या फिर कोई टास्क है वो बिगड़ जाता है किसी की गलती करने की वजह से, तब हम जो है वो बॉल अप का यूज़ करते हैं। जैसे कि जब कोई इंसान जो है वो कन्फ्यूजन, केयरलेसनेस या फिर गलत डिसीजन की वजह से जो है वो किसी काम को खराब कर देता है, तब भी हम जो है वो बॉल अप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ मान लीजिए कि मान लो ऑफिस में जो है वो आपको एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी थी, लेकिन आपने जो है वो गलत फाइल भेज दी और इस वजह से जो पूरा प्रोजेक्ट है वो आपका डिले हो जाता है, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट तो ख़राब हो गया, आपने जो है वो गलत फाइल भेज दी। तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं आई बॉल अप द रिपोर्ट, यानी कि मैंने रिपोर्ट में गलती कर दी और काम बिगाड़ दिया, यानी कि जो काम होने वाला था उस रिपोर्ट के सहारे वो काम जो है वो उस एक रिपोर्ट की वजह से बिगड़ गया, बॉल अप हो गया। इसी तरह अगर एक स्टूडेंट एग्जाम में आंसर्स मतलब कि जानता था लेकिन जल्दी में आंसर शीट पर जो है वो गलत आंसर्स लिख कर आ गया और उसे जो है वो अच्छे मार्क्स नहीं मिले, तब भी हम कह सकते हैं ही बॉल अप द एग्जाम, यानी कि उसने जो है वो अपनी गलती की वजह से एग्जाम खराब कर दिया, यानी कि आंसर सही नहीं लिखे, इसलिए जो है वो मतलब कि गलती हो गई और एग्जाम खराब हो गया। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि बॉल अप का मतलब होता है किसी काम को गलती की वजह से पूरी तरीके से बिगाड़ देना। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, डोंट बॉल अप दिस अपॉर्चुनिटी बाय मेकिंग केयरलेस मिस्टेक्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि केयरलेस मिस्टेक्स करके इस मौके को बिगाड़ो मत, यानी कि मत बिगाड़ो। यानी कि अगर तुमने ध्यान से मतलब कि काम करोगे, अगर तुम ध्यान से काम करोगे तो इतनी अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है वो भी हाथ से मतलब कि निकल नहीं पाएगी। अगर आप जो है वो अच्छे से काम नहीं करोगे तो क्या होगा कि तुम्हारी जो अपॉर्चुनिटी है वो हाथ से निकल जाएगी। तो केयरलेस मिस्टेक्स करके इस मौके को जाने मत दो, यानी कि बिगाड़ो मत, इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताया गया है और इस सेंस में हमने जो है वो बॉल अप इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला आता है बेल आउट। दोस्तों बेल आउट का क्या मतलब होता है, टू हेल्प समवन आउट ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन स्पेशली बाय गिविंग मनी और सपोर्ट, यानी कि मुश्किल से बाहर निकालना किसी को, या फिर किसी को मतलब कि मुश्किल से बाहर निकालना यानी कि पैसे देकर, सपोर्ट देकर, उसकी सहायता कर कर। यानी कि बेल आउट का मतलब होता है कि जब कोई इंसान या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे इंसान को जो है वो किसी मुश्किल से, किसी प्रॉब्लम से या फिर किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से जो है वो बाहर निकालने के लिए हेल्प करती है। तो इस हेल्प में जो है वो बेसिकली पैसा हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है या फिर किसी और तरीके की मदद भी शामिल हो सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी कि जब कोई इंसान किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है और कोई दूसरा उसकी हेल्प करके उस प्रॉब्लम से बाहर उसे निकाल देता है, तब हम जो है वो बेल आउट का यूज़ कर सकते हैं। मान लो आपके दोस्त के पास इस महीने रेंट देने के लिए पैसे नहीं है और आप उससे जो है वो मतलब कि पैसे जो है वो उधार दे देते हो, तो जिससे कि वो क्या कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाता है, यानी कि वो अपनी प्रॉब्लम से बेल आउट हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं आई बेल माई फ्रेंड आउट, यानी कि मैंने अपने दोस्त को उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकलने में मदद की
यानी कि मदद करके क्या किया कि उसे जो है वो बाहर निकालने की कोशिश की, किस तरीके से, पैसे का सपोर्ट देके। इसी तरह अगर एक कंपनी को बहुत ही बड़ा लॉस हो जाता है और गवर्नमेंट उस कंपनी को पैसे देकर जो है वो मतलब कि बंद होने से बचा लेती है, तो तब भी हम कह सकते हैं द गवर्नमेंट बेल आउट द कंपनी, यानी कि गवर्नमेंट ने कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए मदद की। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि बेल आउट का मतलब होता है किसी को मुश्किल या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए मदद करना, सपोर्ट करना। ये मदद किसी भी तरीके की हो सकती है, या तो आपकी बातों से भी मतलब कि किसी की मदद हो जाए, किसी को सपोर्ट मिले, एक तरीके से कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए किसी का, या फिर पैसे देकर आप मदद करो, या फिर किसी का सपोर्ट देकर आप मदद करो। किसी भी तरीके की मदद को जहाँ पर मतलब कि किसी के लिए जो है वो मतलब कि लागू किया जाता है, जब आपकी किसी की मदद करते हो उसे प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए, तब हम बेल आउट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, His parents bailed him out when he got into financial trouble। इस सेंटेंस का मतलब है कि जब वो जो है वो मतलब कि पैसों वाली दिक्कत यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस गया था, तब उसके पेरेंट्स ने उसकी मदद करके उसे जो है वो उस मुश्किल से बाहर निकाला। यानी कि पेरेंट्स ने क्या किया, सपोर्ट दिया, जिससे कि वो अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ सके। अब फैमिली ने जो है वो मतलब कि पेरेंट्स ने किसी भी तरीके का सपोर्ट दिया होगा, मॉरल सपोर्ट दिया होगा, इमोशनल सपोर्ट दिया होगा, या फिर पैसों के जरिए भी सपोर्ट हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम जो है वो बेल आउट का यूज़ कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ चुका है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है ड्रॉप आउट। दोस्तों ड्रॉप आउट का तो मतलब आपको पता ही होगा, टू लीव स्कूल, कॉलेज और अ कोर्स बिफोर कंप्लीटिंग इट, यानी कि पढ़ाई या फिर कोर्स को बीच में ही छोड़ देना। ड्रॉप आउट का मतलब होता है जब कोई स्टूडेंट जो है वो कोई स्कूल, कॉलेज या फिर किसी कोर्स को पूरा होने से पहले ही छोड़ देता है, यानी कि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं करता और बीच में उसे जो है वो क्विट कर देता है, तब हम उसे जो है वो ड्रॉप आउट कह सकते हैं। जब कोई इंसान जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली इश्यूज़ या फिर हेल्थ प्रॉब्लम या फिर जो पर्सनल रीजंस है उसकी वजह से अपनी पढ़ाई या फिर कोर्स को पूरा नहीं कर पाता, कंटिन्यू नहीं रख पाता और उसे बीच में ही छोड़ देता है, तो तब हम उसके लिए जो है वो ड्रॉप आउट यूज़ कर सकते हैं। मान लो एक स्टूडेंट जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में उसने जो है वो एडमिशन ले ली, लेकिन फैमिली की जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से वो सेकेंड ईयर में ही कॉलेज मतलब कि छोड़ देता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि ही ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज, यानी कि उसने जो है वो कॉलेज की पढ़ाई जो है वो बीच में ही छोड़ दी। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करता है, लेकिन कुछ क्लासेस के बाद इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो कोर्स कंप्लीट किए बिना ही उसे छोड़ देता है, तब भी हम कह सकते हैं शी ड्रॉप आउट ऑफ द कोर्स, यानी कि उसने जो है वो कोर्स बीच में ही छोड़ दिया। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है कि कॉलेज को, स्कूल को या फिर किसी कोर्स को पूरा होने से पहले ही छोड़ देना। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मैनी स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो बच्चे हैं वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, यानी कि पैसे की किल्लत या फिर दिक्कत के कारण वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इस सेंस में हमने जो है वो यहाँ पर ड्रॉप आउट का यूज़ किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि ड्रॉप आउट यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ड्रॉ अप। दोस्तों ड्रॉप का मतलब होता है टू प्रिपेयर और क्रिएट समथिंग ऑफिशियली, यानी किसी चीज़ को तैयार करना, ऑफिशियल तौर पर बनाना, उसे हम क्या कहेंगे, ड्रॉप करना हम उसे कहेंगे। यानी कि ड्रॉप का मतलब होता है किसी डॉक्यूमेंट, किसी प्लान, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या फिर लिस्ट को ध्यान से तैयार करना, ऑफिशियली उसे जो है वो मतलब कि बनाना। इसका जो यूज़ है वो अक्सर हम कॉन्ट्रैक्ट के लिए कर सकते हैं, रिपोर्ट, प्लान या फिर जो रूल्स होते हैं, जो विल्स होती है यानी कि जो मतलब कि वसीयत होती है वो, या फिर जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसको मतलब कि तैयार करने के लिए या फिर ऑफिशियली बनाने के लिए हम जो है वो इस फ्रेजल वर्ब का हम यूज़ कर सकते हैं। जब कोई इंसान किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को सोच समझ कर लिखता है या फिर प्रिपेयर करता है, तब हम जो है वो ड्रॉ अप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक कंपनी नए एम्प्लॉयज़ के लिए जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना रही है, लॉयर उस कॉन्ट्रैक्ट के जो सारे रूल्स और जो कंडीशंस है वो ध्यान से लिखता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं द लॉयर ड्रॉप द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि लॉयर ने कॉन्ट्रैक्ट को ऑफिशियली तैयार किया। या फिर इसी तरह अगर एक स्कूल एनुअल फंक्शन के लिए पूरा स्केड्यूल या फिर जो है वो प्लान बनाया जाता है, तो तब भी हम कह सकते हैं द टीचर्स ड्रू अप अ प्लान फॉर द इवेंट, यानी कि टीचर्स ने इवेंट के लिए क्या किया है, पूरा प्लान जो है वो ऑफिशियली तैयार किया है, लिखा है, एक तरीके से बनाया है, प्रिपेयर किया है, इस तरीके से हम कहेंगे। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान क्या रखना है कि ड्रॉप का मतलब होता है किसी डॉक्यूमेंट, प्लान या फिर एग्रीमेंट को ऑफिशियली तैयार करना। यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, दे ड्रू अप अ लिस्ट ऑफ टास्क फॉर द प्रोजेक्ट।
इस सेंटेंस का मतलब है कि उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए जो है वो कामों की लिस्ट तैयार कर ली कि कौन कौन से काम करने हैं, उसकी जो एक मतलब की लिस्ट है वो ऑफिशियली तैयार कर ली। यानी कि प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए पहले से सारे जो टास्क है उनको लिखकर एक ऑफिशियल उन्होंने लिस्ट बना ली। तो इस तरीके से हमें समझना है कि ड्रॉ अप या फिर मतलब कि जो ड्रू अप है, इस तरीके से हम जो यूज़ करते हैं ये फ्रेजल वर्ब, उसका मतलब क्या होता है और कैसे हम इनका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है ईट आउट। दोस्तों ईट आउट ये जो फ्रेजल वर्ब है ये बहुत ईजी है। जैसे कि ईट का मतलब होता है खाना और आउट का मतलब होता है बाहर, यानी कि बाहर खाना। टू ईट अ मील एट अ रेस्टोरेंट और आउटसाइड द होम, यानी कि बाहर जाकर खाना खाना या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाकर जो है वो खाना खाना। यानी कि ईट आउट का मतलब होता है कि घर पर खाना बनाने के बजाय किसी रेस्टोरेंट में, कैफ़े में, होटल में या फिर ढाबे में जाकर जो है वो खाना खाना। यानी कि आप अपना मील घर के बजाय जो है वो बाहर खाते हो। इस तरीके से जब फैमिली, फ्रेंड्स या फिर कलीग्स किसी स्पेशल ओकेजन पर या फिर सिर्फ इंजॉय करने के लिए बाहर जाकर खाना खाते हैं, तब हम जो है वो ईट आउट इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि संडे है और आपकी फैमिली डिसाइड करते हैं कि आज जो है वो घर पर कुकिंग नहीं करेंगे, सब लोग जो है वो मिलकर एक रेस्टोरेंट जाते हैं और वहीं से कुछ जो है वो लंच कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं वी एट आउट ऑन संडे, यानी कि हमने जो है वो संडे को घर से बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाया। इसी तरह अगर मान लीजिए कि आपका बर्थडे है, कोई पार्टी है और आपने जो है वो अपने दोस्तों के साथ एक कैफ़े में डिनर करने के लिए डिसाइड किया है, तो तब भी हम कह सकते हैं दे एट आउट टू सेलिब्रेट द बर्थडे या फिर कोई भी मतलब कि इवेंट, यानी कि उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए क्या किया, बाहर जाकर खाना खाया। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि ईट आउट का मतलब होता है घर के बाहर किसी रेस्टोरेंट या फिर कैफ़े में या फिर किसी होटल ढाबे में जाकर जो है वो खाना खाना। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है वी यूजुअली ईट आउट ऑन वीकेंड्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि हम आमतौर पर यानी कि वीकेंड पर जो है वो बाहर जाकर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। यानी कि वीकेंड आने पर जो है वो घर में कुकिंग करने के बजाय क्या करते हैं, बाहर जाकर जो है वो मतलब कि इंजॉय करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा है कि ईट आउट यानी होता क्या है और कैसे हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है फॉल फ्लैट। दोस्तों इसका क्या मतलब होता है, फॉल फ्लैट का मतलब होता है टू फेल टू हैव द डिज़ायर्ड इफेक्ट और सक्सेस, यानी कि असफल हो जाना, कोई असर ना होना या फिर फ्लॉप हो जाना। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है वो फॉल फ्लैट होना कहेंगे। यानी कि फॉल फ्लैट का मतलब होता है कि जब कोई आइडिया, कोई जोक, कोई स्पीच, कोई प्लान या फिर जो परफॉर्मेंस है वो लोगों पर कोई अच्छा असर नहीं डाल पाता या फिर वो जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, फ्लॉप हो जाता है। यानी कि जिस रिजल्ट की हमें उम्मीद होती है वैसा रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता है किसी काम से, तो उसे हम जो है वो फॉल फ्लैट होना कह सकते हैं। यानी कि जब कोई इंसान सोचता है कि उसका जो जोक है वो सबको हंसा देगा या फिर उसका जो प्लान है वो बहुत ही सक्सेसफुल होगा, लेकिन उसका उल्टा हो जाता है कि किसी पर उसका असर ही नहीं पड़ता, तब हम जो है वो फॉल फ्लैट का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक कॉमेडियन है जो कि स्टेज पर जो है वो जोक सुनाता है, लोगों को हंसाने की कोशिश करता है, उसे लगता है कि ऑडियंस जो है वो मेरे जोक पर ज़ोर ज़ोर से हंसेगी, लेकिन कोई भी नहीं हंसता और सब लोग जो है वो चुप रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, हिज जोक फेल फ्लैट, यानी कि उसका जोक जो है वो किसी को भी फनी नहीं लगा और पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया, यानी कि असर नहीं हुआ उस चीज़ का। इसी तरह अगर एक कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है और उसे लगता है कि प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा बिकेगा, लोगों को पसंद आएगा, लेकिन कस्टमर्स को वो जो है वो पसंद ही नहीं आता और सेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा गिर जाती है, कम हो जाती है, तब भी हम कह सकते हैं द न्यू प्रोडक्ट फेल फ्लैट इन द मार्केट, यानी कि जो नया प्रोडक्ट है वो मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हुआ या फिर जो है वो फ्लॉप हो गया, सफल नहीं हुआ। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि फॉल फ्लैट का मतलब होता है कि जब कोई प्लान, कोई जोक, कोई आइडिया, कोई परफॉर्मेंस उसका जो है वो सक्सेसफुल यानी कि उसकी सक्सेस नहीं होती है या फिर वो जो है वो मतलब कि असफल हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं फॉल फ्लैट होना। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हिज प्रेजेंटेशन फेल फ्लैट बिकॉज इट वॉज टू बोरिंग। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बोरिंग होने की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाई और किसी पर भी जो है वो अच्छा जो है वो असर नहीं छोड़ पाई, यानी कि उसकी प्रेजेंटेशन कैसी रही, असफल रही या फिर फ्लॉप रही, यानी कि लोग उसकी प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस ही नहीं हुए। यहाँ पर फेल फ्लैट का यूज़ यहाँ पर हमने किया है, जो कि किसी चीज़ के फ्लॉप हो जाने या फिर जो हम जिस चीज़ की उम्मीद करते हैं, जिस रिजल्ट की उम्मीद करते हैं, जब वो हमें नहीं मिलता और हमारा जो मतलब कि जो भी प्लान है, जो भी आइडिया है, जोक है, कोई चीज़ है, अगर वो फ्लॉप हो जाती है, असफल हो जाती है, बेकार चली जाती है, तो उसे हम जो है वो मतलब कि फॉल फ्लैट कह सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ चुका है। अब इसी के साथ आगे बढ़े और हमारा अगला फ्रेजल वर्ब देखें तो वो आता है फेस ऑफ।
दोस्तों फेस ऑफ का मतलब होता है टू कम्पीट और कन्फ्रंट समवन डायरेक्टली, यानी कि आमने सामने मुकाबला करना, सीधा सामना करना किसी का, फेस टू फेस, उसे हम क्या कहेंगे, फेस ऑफ करना। यानी कि फेस ऑफ करने का मतलब होता है कि जब दो लोग, दो टीम्स या फिर जो दो ग्रुप्स है किसी कॉम्पिटिशन, किसी मैच में, किसी डिबेट या फिर किसी चैलेंज में एक दूसरे के सामने आते हैं और सीधा मुकाबला करते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली सामना करते हैं, तो उसे हम जो है वो फेस ऑफ करना कह सकते हैं। जब दो अपोनेंट्स एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट करते हैं या फिर किसी चैलेंज में आमने सामने होते हैं, तब फेस ऑफ का यूज़ जो है वो हम जनरली किया करते हैं। मान लो कि दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिकेट टीम्स जो है वो फाइनल मैच में पहुंच जाती है। अब दोनों टीम जो है वो ट्रॉफी जीतने के लिए एक दूसरे के सामने मैच खेलेगी, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, द टू टीम्स विल फेस ऑफ इन द फाइनल, यानी कि दोनों टीम फाइनल मैच में आमने सामने मुकाबला करेगी, इस तरीके से। इसी तरह अगर स्कूल की डिबेट कॉम्पिटिशन में दो बच्चे हैं, यानी कि दो स्टूडेंट्स हैं जो कि फाइनल राउंड में एक दूसरे के अगेंस्ट डिबेट करते हैं, तो तब भी हम कह सकते हैं द टू फाइनलिस्ट फेस ऑफ इन द डिबेट, यानी कि दो फाइनलिस्ट क्या करेंगे, डिबेट में एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे, सीधा आमना सामना करेंगे। यानी कि सिंपल वर्ड्स में क्या ध्यान रखिएगा कि फेस ऑफ का मतलब होता है किसी के साथ सीधा मुकाबला करना या फिर उसका सामना करना, यानी कि बिल्कुल मतलब कि फेस टू फेस, उसे हम क्या कहेंगे, फेस ऑफ करना, हम उसे कह सकते हैं। अब दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द टू चैंपियंस विल फेस ऑफ इन द फाइनल मैच। ये हमारा एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि दोनों चैंपियंस फाइनल मैच में एक दूसरे के सामने मुकाबला करेंगे, यानी कि फाइनल जीतने के लिए जो है वो दोनों का एक डायरेक्ट कॉम्पिटिशन होगा, आमने सामने। इस तरीके से हमने समझा है कि फेस ऑफ यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है फिल्टर आउट। दोस्तों फिल्टर आउट का क्या मतलब होता है, टू रिमूव और सेपरेट अनवांटेड थिंग्स और पीपल। जैसे कि इसके मतलब कि फ्रेजल वर्ब में जो वर्ड्स यूज हुए हैं उससे ही हमें पता चलता है कि फिल्टर का क्या मतलब होता है। फिल्टर का काम होता है किसी चीज़, यानी कि जो गंदी चीज़ें होती है या फिर जो मतलब कि अशुद्ध चीज़ें होती है या फिर जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती है उसे बाहर निकालना। आउट का मतलब होता है बाहर करना। फिल्टर आउट का मतलब होता है टू रिमूव और सेपरेट अनवांटेड थिंग्स और पीपल, यानी कि ऐसे लोगों को या फिर मतलब कि अनचाही चीज़ों को या फिर लोगों को यानी कि छांट कर अलग कर देना, यानी कि जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती उनको क्या कर देना, सेपरेट कर देना। यानी कि फिल्टर आउट का मतलब होता है किसी ग्रुप या फिर कलेक्शन में से उन चीज़ों या फिर लोगों को अलग कर देना जो ज़रूरी, यूज़फुल या फिर सूटेबल नहीं होते। यानी सिर्फ इंपॉर्टेंट या फिर अच्छी चीज़ों को रखना और बाकियों को हटा देना, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फिल्टर आउट करना। जैसे कि अक्सर हम जो है वो ईमेल्स जो हमारे होते हैं या फिर जो हमारे मोबाइल्स में मैसेजेस होते हैं उनको फिल्टर आउट करते हैं, यानी कि जो हमें ज़रूरी नहीं लगते उनको निकाल देते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन के लिए भी हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, नॉइज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, वाटर या फिर एयर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। वाटर को प्यूरिफाई करना, एयर को प्यूरिफाई करना, उसमें से गंदगी निकाल देना, इस सेंस में भी जो है वो इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ होता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं इन सारी कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फिल्टर आउट इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके ईमेल बॉक्स में जो है वो रोज़ बहुत सारे स्पैम ईमेल्स आते हैं। ईमेल सिस्टम जो है वो उन स्पैम मैसेजेस को जो है वो पहचान कर अलग फोल्डर में भेज देता है ताकि सिर्फ इंपॉर्टेंट ईमेल जो है वो इनबॉक्स में दिखे। तो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे द ईमेल सिस्टम फिल्टर आउट स्पैम मैसेजेस, यानी कि ईमेल सिस्टम अनचाहे ईमेल्स को क्या कर देता है, छांट कर अलग कर देता है या फिर हटा देता है। इसी तरह अगर कंपनी एक जो है वो मतलब कि इसी तरह अगर एक कंपनी को जॉब के लिए 1000 एप्लीकेशंस मिलती है तो वो पहले उन कैंडिडेट्स को हटा देती है जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस को मीट ही नहीं करती, यानी कि जिनकी क्वालिफिकेशन जो है वो जॉब के लिए पूरी ही नहीं है, तो उनको क्या करेगी कंपनी की, हटा देगी, निकाल देगी। तो तब भी हम कह सकते हैं द कंपनी फिल्टर्ड आउट अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स, यानी कि कंपनी ने अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स को छांट कर अलग कर दिया, यानी कि निकाल दिया, फिल्टर आउट कर दिया। तो सिंपल वर्ड्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि फिल्टर आउट का मतलब होता है जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, यानी कि अनचाही या फिर अनसुटेबल चीज़ों और लोगों को छांट कर अलग कर देना, उसे हम कहते हैं फिल्टर आउट करना। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, दिस मशीन फिल्टर आउट्स डस्ट फ्रॉम द एयर। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि ये जो मशीन है वो हवा में मौजूद धूल और जो मतलब कि जो भी कोई गंदगी है, जो भी कोई गंदगी का पार्टिकल है उसको छांट कर अलग कर देती है, यानी कि मशीन हवा को साफ बनाती है और सिर्फ क्लीन एयर को आगे जाने देती है। तो इस तरीके से हमने जो है वो फिल्टर आउट का यहाँ पर यूज़ किया है, जो कि अनचाही चीज़ों को अलग या फिर रिमूव करने के सेंस में यूज़ हुआ है। आई होप आपको ये समझ आ चुका है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे।
अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है गिव इन। दोस्तों गिव इन का क्या मतलब होता है? टू फाइनली एग्री, सरेंडर और स्टॉप रेजिस्टिंग, यानी कि आखिरकार मान जाना या फिर हार मान लेना या फिर झुक जाना किसी के सामने, तो उसे हम क्या कहेंगे? गिव इन करना हम उसे कहेंगे। यानी कि गिव इन का मतलब होता है कि जब कोई इंसान पहले किसी बात का विरोध करता है या फिर मना करता है, लेकिन बाद में जो है वो थक हार कर प्रेशर में, रिक्वेस्ट या फिर सिचुएशन की वजह से जो है वो मान जाता है या फिर हार मान लेता है, घुटने टेक देता है या फिर मतलब कि एक तरीके से झुक जाता है। यानी कि जब कोई इंसान बहुत देर तक किसी बात पर अपनी जिद रखता है, लेकिन आखिरकार में जो है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है या फिर अपनी जो रेजिस्टेंस है, अपनी जो जिद है, उस चीज़ पर डटे रहने की जो एक मतलब की क्वालिटी है उसे छोड़ देता है, तब हम जो है वो गिव इन का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा है जो कि अपने पेरेंट्स से नई बाइसिकल खरीदने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है। पहले पेरेंट्स जो है वो मना कर देते हैं, लेकिन बच्चा जो है वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, रो रहा है, बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है, तो आखिर में पेरेंट्स क्या करते हैं? मान जाते हैं और उसे जो है वो साइकिल खरीद के दे देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे? हिज पेरेंट्स फाइनली गेव इन, यानी कि उसके पेरेंट्स ने फाइनली आखिरकार मतलब कि उसके पेरेंट्स मान ही गए। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि दो टीम्स के बीच में मैच चल रहा है और एक टीम इतनी स्ट्रांग होती है कि दूसरी टीम को हार माननी पड़ लेती है, या सॉरी हार मानना पड़ता है, तो तब भी हम कह सकते हैं द वीकर टीम गेव इन, यानी कि कमज़ोर टीम ने आखिरकार हार मान ही ली, सरेंडर कर ही दिया। यानी कि सिंपल वर्ड्स में याद रखना है कि गिव इन का मतलब होता है आखिरकार मान जाना, हार मान जाना या फिर अपना विरोध छोड़ देना। उसे हम क्या कहेंगे? गिव इन करना हम उसे कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, आफ्टर आवर्स ऑफ डिस्कशन ही फाइनली गेव इन। इस सेंटेंस का मतलब है कि कई घंटों की डिस्कशन के बाद वो आखिरकार मान गया, यानी कि पहले वो अपनी बात पर टिका हुआ था, लेकिन बाद में उसने जो है वो अपना विरोध छोड़ दिया और बातों से एग्री कर लिया। तो इसलिए यहाँ पर हमने जो है वो गिव इन का यूज़ किया है, जो कि आखिर में मान जाने या फिर हार मान जाने, सरेंडर करने या फिर झुकने के सेंस में यूज़ होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है गेट रीड ऑफ। दोस्तों गेट रीड ऑफ का क्या मतलब होता है? टू रिमूव, थ्रो अवे और गेट फ्री फ्रॉम समथिंग और समवन, यानी कि किसी चीज़ या फिर इंसान से छुटकारा पाना, उसे हटा देना या फिर दूर कर देना। यानी कि गेट रीड ऑफ का मतलब होता है कि किसी अनवांटेड चीज़, प्रॉब्लम, हैबिट या फिर इंसान को अपनी लाइफ से या फिर जगह से जो है वो हटा देना या फिर उससे छुटकारा पा लेना। यानी कि जब आप कहते हो ना कि हाँ छुटकारा मिला, जान छूटी, तो इस सेंस में हम जो है वो गेट रीड ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो चीज़ आपको परेशान कर रही है या फिर जिसकी आपको जो है वो ज़रूरत नहीं होती, तो उसे हम जो है वो जब दूर कर देते हैं तो उसे हम गेट रीड ऑफ करना कहते हैं। यानी कि जब आप किसी पुरानी, बेकार या फिर परेशान करने वाली चीज़ को हटा देते हो या फिर किसी प्रॉब्लम से फ्री हो जाते हो, तब हम गेट रीड ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके जो रूम में है बहुत सारा पुराना और बेकार सामान पड़ा हुआ है और आप डिसाइड करते हो कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो सबको जो है वो बाहर निकाल के फेंक देती हूँ, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कहेंगे? आई गेट रीड ऑफ माई ओल्ड फर्नीचर, यानी कि मैंने अपना जो पुराना फर्नीचर है वो हटा दिया है, उससे फाइनली छुटकारा पा लिया है। इसी तरीके से अगर किसी इंसान को स्मोकिंग की बहुत ही ज़्यादा बुरी मतलब कि लत है, आदत है, और बहुत ही मेहनत के बाद वो उस आदत को छोड़ ही देता है, तो तब हम कह सकते हैं ही गॉट रीड ऑफ हिज स्मोकिंग हैबिट, यानी कि उसने जो है वो अपनी स्मोकिंग की बुरी आदत से जो है वो छुटकारा पा लिया है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में गेट रीड ऑफ का मतलब होता है कि किसी अनवांटेड चीज़, प्रॉब्लम या फिर आदत को हटा देना या फिर उससे जो है वो छुटकारा पा लेना, तो उसे हम क्या कहेंगे? गेट रीड ऑफ हम उसे जो है वो कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, यानी कि एग्जाम्पल आता है, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस ओल्ड क्लोथ्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं इन पुराने कपड़ों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मुझे इन पुराने कपड़ों से जो है वो छुटकारा पाना है। यानी कि ये कपड़े अब जो है वो ज़रूरी नहीं है, इसीलिए मैं इन्हें जो है वो हटा देना या फिर मतलब कि हटा देना चाहती हूँ, इस तरीके से। तो यहाँ पर गेट रीड ऑफ का हमने यूज़ किया है, जो कि दिखाता है कि किसी चीज़ को हटा देना या फिर उससे छुटकारा पा लेना। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है जिंजर अप। दोस्तों जिंजर अप का क्या मतलब होता है? टू मेक समवन और समथिंग मोर लाइवली, एनर्जेटिक और एक्साइटिंग, यानी कि जोश भर देना, ज़्यादा एनर्जेटिक या फिर इंटरेस्टिंग बना देना किसी चीज़ को, तो उसे हम जो है वो जिंजर अप करना कह सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में जिंजर अप का क्या मतलब होता है कि किसी इंसान, किसी एक्टिविटी, किसी स्पीच या फिर इवेंट या फिर सिचुएशन में एनर्जी भर देना या फिर एक्साइटमेंट या फिर एंथुसियाज्म भर देना, यानी कि किसी बोरिंग या फिर डल चीज़ को ज़्यादा लाइवली या फिर इंटरेस्टिंग बना देना। जब कोई इंसान किसी दूसरे को मोटिवेट करता है या फिर किसी इवेंट में एक्साइटमेंट ले आता है, तो उसे हम जो है वो जिंजर अप करना कह सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी क्लास में जो है वो सभी स्टूडेंट्स बहुत ही बोर हो रहे हैं, बहुत ही बोर बैठे हैं, तो टीचर एक फन एक्टिविटी शुरू कर देते हैं और पूरी क्लास एनर्जेटिक हो जाती
जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे द टीचर जिंजर अप द क्लास, यानी कि टीचर ने क्या किया, क्लास में एक तरीके से यानी कि जोश भर दिया, खुशी भर दी, एक्साइटमेंट भर दी। इसी तरह अगर एक स्पीकर है, उसकी अगर स्पीच शुरू में मतलब कि बोरिंग लग रही थी, लेकिन बाद में उसने जो है वो फनी स्टोरीज और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स बताना शुरू कर दिए, तो उसके लिए भी हम कह सकते हैं ही जिंजर अप इज स्पीच विद ह्यूमर, यानी कि ह्यूमर हम कहेंगे, यानी कि उसने जो है वो ह्यूमर की मदद से अपनी स्पीच को ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एनर्जेटिक बना दिया। तो इस तरीके से हम कहेंगे, यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि जिंजर अप का मतलब होता है किसी इंसान या फिर किसी चीज़ में जोश, एनर्जी या फिर एक्साइटमेंट का भर देना, उसे हम क्या कहेंगे, जिंजर अप करना हम उसे कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है, द कोच ट्राई टू जिंजर अप द टीम बिफोर द मैच, यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि कोच ने मैच से पहले टीम में जोश और कॉन्फिडेंस भरने की कोशिश की, यानी कि उन्हें जो है वो मतलब कि कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की, यानी कि कोच ने प्लेयर्स को मोटिवेट किया ताकि वो पूरी एनर्जी के साथ मैच खेले। इस तरीके से यहाँ पर हमने जो है वो जिंजर अप का यूज़ किया है, जो कि किसी में एनर्जी, एक्साइटमेंट या फिर मोटिवेशन भरने के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले यानी कि फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है हैमर इनटू। हैमर इनटू का क्या मतलब होता है, टू टीच और फोर्स समवन टू रिमेंबर समथिंग बाय रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार समझा कर या फिर दोहरा कर किसी को दिमाग में बिठा देना, कोई बात को, किसी बात को स्पेशली, उससे हम क्या कहेंगे, हैमर इनटू हम कहेंगे, यानी कि हथौड़ा मारना बेसिकली जैसे कहा जाता है ना, उस तरीके से। यानी कि हैमर इनटू का क्या मतलब होता है कि किसी बात को इतनी बार समझाना, इतनी बार दोहराना या फिर इतनी बार एम्फेसाइज करना कि वो किसी के दिमाग में अच्छी तरीके से फिट हो जाए, बैठ जाए, यानी कि किसी लेसन, किसी रूल या फिर एडवाइस को बार बार रिपीट करके याद करवाना। जब पेरेंट्स, टीचर या फिर जो कोचेज है किसी इंपॉर्टेंट बात को बार बार बोलते हैं ताकि सामने वाला उसे जो है वो कभी ना भूले या फिर उसके दिमाग में अच्छी तरीके से फिट हो जाए, तो तब हम जो है वो हैमर इनटू का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक टीचर है जो कि हर क्लास में स्टूडेंट से कहते हैं कि ऑलवेज रिवाइज योर लेसन्स एवरी डे, वो इस बात को जो है वो रोज़ रिपीट करते हैं ताकि स्टूडेंट जो है वो इसे सीरियसली फॉलो करे। और ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे द टीचर हैमर द इंपॉर्टेंस ऑफ रिविजन इनटू द क्लास, यानी कि टीचर ने बार बार समझा कर रिविजन की इंपॉर्टेंस स्टूडेंट के दिमाग में बिठा दी। हैमर की यानी कि एक तरीके से उस बात पे जो है वो हथौड़ा मारा स्टूडेंट्स के दिमाग पे लेकर कि भाई ये तुम्हें जो है वो दिमाग में ये बात फिट करके चलनी है कि तुम्हें रोज रिवाइज करना ही है, और इस बात को इतनी बार दोहराया उस टीचर ने कि वो बच्चा कभी भूल ही नहीं पाएगा, इस तरीके से। और इसी तरह अगर मान लीजिए कि एक क्रिकेट कोच हर प्रैक्टिस सेशन में प्लेयर्स को बार बार कहता है कि कीप योर आइज ऑन द बॉल, तो हम कह सकते हैं द कोच हैमर दिस एडवाइस इनटू द प्लेयर्स, यानी कि कोच ने जो है वो ये एडवाइस इतनी बार दोहराई कि वो प्लेयर्स के दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ गई, और अब जो मतलब कि खेलने वाले जो लोग हैं वो सच में जो है वो मतलब कि बहुत ही सटीक और सही तरीके से खेल रहे हैं, यानी कि उनकी नज़र जो है वो बॉल पे ही होती है। इस तरीके से हम कहेंगे कि हैमर इनटू यानी होता क्या है, यानी कि हैमर इनटू का मतलब होता है किसी बात को बार बार समझा कर या फिर रिपीट करके किसी के दिमाग में बिठा देना, तो उसे हम क्या कहेंगे, हैमर इनटू करना हम उसे कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल आता है, माय पेरेंट्स हैमर्ड द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी इनटू मी फ्रॉम चाइल्डहुड, यानी कि इसका मतलब क्या है कि मेरे पेरेंट्स ने बचपन से ही मुझे ईमानदारी की इंपॉर्टेंस बार बार समझाकर मेरे दिमाग में बिठा दी है, यानी कि उन्होंने जो है वो ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी के बारे में इतनी बार समझाया कि वो मेरी आदत और सोच का हिस्सा बन गई है। अब मैं कुछ गलत करने का सोच भी नहीं सकता, इस तरीके से, यानी कि वो जो बातें हैं वो कैसी हो गई, दिमाग में हैमर्ड कर दी गई है, यानी कि पूरी तरीके से फिट हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने समझा है कि हैमर इनटू यानी होता क्या है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है ग्रास्प एट। दोस्तों ग्रास्प एट का मतलब होता है टू ईगरली ट्राई टू गेट और टेक समथिंग स्पेशली व्हेन इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, यानी कि बेचैनी से पाने की कोशिश करना, मौका या फिर चीज़ को झट से पकड़ने की कोशिश करना, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, ग्रास्प एट करना हम उसे कहेंगे। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि ग्रास्प एट का मतलब होता है कि किसी चीज़, किसी आइडिया, किसी अपॉर्चुनिटी या फिर होप को बहुत ही उत्सुकता या फिर बेचैनी से जो है वो पाने की कोशिश करना, खासकर जब वो आसानी से ना मिल रही हो, यानी कि जो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती है उसे जल्दी से हासिल करने की कोशिश करना। यानी कि जब कोई इंसान किसी मौके, उम्मीद या फिर सोल्यूशन को छोड़ना नहीं चाहता और उसे पाने के लिए तुरंत कोशिश करता है, तब हम जो है वो ग्रास्प एट इसका यूज़ कर सकते हैं। मान लो एक स्टूडेंट को बहुत ही मुश्किल से एक अच्छी स्कॉलरशिप का मौका मिला है, वो बिना देर किए है वो उस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर देता है, यानी कि वो जो है वो मौका किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहता। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, ही ग्रास्प एट द अपॉर्चुनिटी, यानी कि उसने जो है वो मौके को तुरंत पकड़ने की यानी कि हासिल करने की कोशिश कर ली। इसी तरह अगर कोई इंसान किसी बड़ी प्रॉब्लम में हो और किसी ने उसे जो है वो एक सोल्यूशन बताया, तो वो सोल्यूशन को जो है वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है और वो जल्दी से उस प्रॉब्लम से निकलना भी चाहता है। तो तब भी हम कह सकते हैं शी ग्रास्प एट एवरी चांस टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि उसने जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हर पॉसिबल मौके को बेचैनी से पकड़ने की यानी कि फॉलो करने की कोशिश की। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ग्रास्प एट का
मतलब क्या होता है, किसी मौके, किसी आइडिया या फिर किसी चीज़ को बेचैनी से पाने या फिर पकड़ने की कोशिश करना। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ही ग्रास्प एट एवरी अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि उसने अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए हर मौके का पूरा फ़ायदा उठाया, यानी कि हर मौके को पकड़ने की कोशिश की। यानी कि जैसे ही उसे जो है वो मतलब कि सीखने का कोई भी चांस मिलता था तो उसने जो है वो तुरंत अपना लिया। तो यहाँ पर हमने जो है वो ग्रास्प एट का यूज़ किया है, जो कि दिखाता है कि किसी मौके को बेचैनी से पकड़ने या फिर हासिल करने की कोशिश करना। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है होल्ड गुड। दोस्तों होल्ड गुड का मतलब होता है टू रिमेन वैलिड, ट्रू और इफेक्टिव, यानी कि सही रहना, लागू रहना या फिर प्रभावी रहना। यानी कि होल्ड गुड का मतलब होता है जब कोई रूल, कोई एग्रीमेंट, कोई स्टेटमेंट, कोई कंडीशन या फिर कोई रीज़न अब भी वैलिड है, सही है या फिर इफेक्टिव है, तो उसे हम जो है वो होल्ड गुड कह सकते हैं। यानी कि कोई बात अभी भी उतनी ही सच या फिर लागू है जितनी की पहले थी, उसके लिए हम जो है वो होल्ड गुड का यूज़ करते हैं। जब किसी रूल या फिर स्टेटमेंट में कोई भी बदलाव नहीं आता, वो अब भी फॉलो किया जाता है या फिर सच माना जाता है, तब होल्ड गुड का यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक कंपनी ने एम्प्लॉयज़ के लिए एक रूल बनाया था कि ऑफिस का जो टाइमिंग है वो 9 AM से 5 PM तक होगा, यानी कि 9 to 5 वाली जॉब होगी। तो कुछ साल बाद भी वही टाइमिंग चल रही है, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं, यानी कि टाइम बढ़ाया भी नहीं गया, कम भी नहीं किया गया। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे द ओल्ड ऑफिस टाइमिंग्स स्टिल होल्ड गुड, यानी कि पुरानी ऑफिस टाइमिंग जो है वो अभी भी लागू है, यानी कि अभी भी जो है वो चल रही है। इसी तरह अगर मान लीजिए कि किसी जो है वो टीचर ने एक ग्रामर रूल पढ़ाया था और वो रूल आज भी जो है वो बिल्कुल वैसा ही है, सही है, तो तब भी हम कह सकते हैं दिस ग्रामर रूल स्टिल होल्ड्स गुड, यानी कि ये जो ग्रामर रूल है ये आज भी वैलिड है, आज भी सही है, आज भी ट्रू है, आज भी इफेक्टिव है। इस तरीके से यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि होल्ड गुड का मतलब होता है किसी रूल, स्टेटमेंट या फिर कंडीशन का अभी भी वैलिड होना, सही होना या फिर इफेक्टिव होना, तो उसे हम कहेंगे होल्ड गुड। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, दिस रूल स्टिल होल्ड्स गुड फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। इस सेंटेंस का मतलब है कि ये जो रूल है वो अब भी सभी एम्प्लॉयज़ पर लागू है, यानी कि इस रूल में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, सभी एम्प्लॉयज़ को अभी भी इसे फॉलो करना ही पड़ता है। इसलिए यहाँ पर हमने जो है वो होल्ड गुड इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है पुट टुवर्ड्स। दोस्तों पुट टुवर्ड्स का मतलब होता है टू यूज़ मनी, टाइम और एफर्ट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। इस फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब है कि किसी खास काम के लिए पैसे, समय या फिर मेहनत लगाना। पुट टुवर्ड्स का मतलब होता है कि अपने पैसे, अपना टाइम, अपना एफर्ट या फिर अपने जो रिसोर्सेज है उसको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करना या फिर लगाना, यानी कि किसी गोल को अचीव करने के लिए अपनी किसी खास चीज़ का कंट्रीब्यूशन देना, उसे हम जो है वो मतलब कि पुट टुवर्ड्स कह सकते हैं। यानी कि जब भी आप किसी चीज़ को किसी खास काम, प्रोजेक्ट या फिर गोल के लिए डेडिकेट कर देते हो तो उसे पुट टुवर्ड्स मतलब कि कहा जा सकता है। मान लीजिए कि आप जो है वो हर महीने अपने सैलरी में से कुछ पैसे बचाते हो ताकि जो है वो बाद में एक नया लैपटॉप खरीद सको, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, आई पुट $100 टुवर्ड्स अ न्यू लैपटॉप एवरी मंथ, यानी कि मैं हर महीने जो है वो $100 जो है वो नए लैपटॉप के लिए रख देता हूँ, अलग रख देता हूँ। इसी तरह अगर एक स्टूडेंट अपना पूरा वीकेंड एग्जाम की प्रिपरेशन में लगा देता है तो हम कह सकते हैं शी पुट ऑल हर टाइम टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, यानी कि उसने अपना जो सारा टाइम है, यानी कि अपना जो सारा समय है वो एग्जाम की तैयारी में लगा दिया। यानी कि सिंपल वर्ड्स में याद रखना है कि पुट टुवर्ड्स का मतलब होता है किसी खास पर्पस के लिए पैसे, समय या फिर मेहनत को लगाना, यानी कि मतलब कि मेहनत का जो है वो मतलब कि इस्तेमाल करना, तो उसे हम क्या कहेंगे, पुट टुवर्ड्स हम उसे कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, ही पुट ऑल हिज सेविंग्स टुवर्ड्स बाइंग अ न्यू कार। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने अपनी जो सारी बचत है, यानी कि जितनी भी उसकी सेविंग्स थी वो एक नई कार खरीदने में लगा दी, यानी कि उसने अपने सेविंग्स का यूज़ किसी ऐसे मतलब कि एक पर्पस के लिए किया है जो उसको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगता था। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने समझा है कि पुट टुवर्ड्स यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है रेन डाउन। दोस्तों रेन डाउन का मतलब होता है टू फॉल और कम डाउन इन लार्ज अमाउंट्स, यानी कि बड़ी मात्रा में किसी चीज़ का बरसना या फिर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आना या फिर गिरना, उसे हम जो है वो रेन डाउन कह सकते हैं। यानी कि रेन डाउन का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊपर से नीचे आए या फिर एक के बाद एक जो है वो बहुत सारी चीज़ें किसी पर आने लगे, तो तब हम जो है वो रेन डाउन का यूज़ करते हैं। इसका जो यूज़ है वो सिर्फ बारिश के लिए ही नहीं होता है, बल्कि प्रेज़ यानी कि जो हमारी तारीफ़ होती है उसके लिए, क्रिटिसिज्म के लिए हम कर सकते हैं, क्वेश्चंस, बुलेट, गिफ्ट या फिर ब्लेसिंग्स के लिए भी जो है वो इसका यूज़ किया जा सकता है। यानी कि जब किसी इंसान या फिर जगह पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ या फिर लगातार आती है तब रेन डाउन का यूज़ किया जाता है।
जैसे कि मान लीजिए कि एक सिंगर है, उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया और परफॉर्मेंस के बाद जो है वो लोग उसकी इतनी तारीफ़ करते हैं कि हर तरफ से जो है वो मतलब कि तारीफ़ ही तारीफ़ उसे मिलने लगती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं प्रेज़ रेन डाउन ऑन दिस सिंगर, यानी कि सिंगर पर जो है वो चारों तरफ से जो है वो बारिश की मतलब कि तारीफ़ों की बारिश होने लगी, इस तरीके से हम कहेंगे। इसी तरह अगर किसी कंपनी ने कोई गलत डिसीजन लिया और सोशल मीडिया पर लोग उसकी लगातार क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है, तो तब भी हम कह सकते हैं क्रिटिसिज्म रेन डाउन ऑन द कंपनी, यानी कि कंपनी पर जो है वो हर तरफ से आलोचना होने लगी। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि बारिश बरसती है तो क्या होता है कि बारिश में बहुत सारा पानी नीचे गिरता है। वैसे भी जब जो मतलब कि किसी चीज़ का मतलब कि कोई तारीफ है, कोई क्रिटिसिज्म है, कोई क्वेश्चंस है, कोई बुलेट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी हम यूज़ कर सकते हैं, कोई गिफ्ट है, कोई ब्लेसिंग है, जब एक के बाद एक लगातार जो है वो आपके ऊपर बरसने लगते हैं, किसी चीज़ पर बरसने लगते हैं, लगातार आने लगते हैं, तो तब भी हम जो है वो रेन डाउन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, कॉन्ग्रेचुलेशंस रेन डाउन ऑन हर आफ्टर शी वॉन द कॉम्पिटिशन, यानी कि सेंटेंस का मतलब क्या है कि कंपटीशन जीतने के बाद उस पर हर तरफ से जो है वो मतलब कि बधाइयों की बारिश यानी कि बौछार होने लगी थी। यानी कि बहुत सारे लोगों ने जो है वो उसे लगातार कॉन्ग्रेचुलेशंस दिए। जैसे कि आपने देखा होगा, आपका जब बर्थडे आता है तो हर तरफ से आपको जो है वो बर्थडे विशेष की जाती है। अगर आपको जो है वो मतलब कि आपने कोई कॉम्पिटिशन जीती है तो हर तरफ से जो है वो लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। एक तरीके से बारिश हो जाती है ना कि कॉन्ग्रेचुलेशंस की या फिर बर्थडे के विशेष की। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है कि रेन डाउन यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है रीच आउट। दोस्तों रीच आउट का क्या मतलब होता है, टू कॉन्टैक्ट समवन और ऑफर हेल्प एंड सपोर्ट, यानी कि किसी से संपर्क करना, मदद या फिर सपोर्ट के लिए आगे बढ़ना, उसे हम जो है वो रीच आउट कहते हैं। यानी कि रीच आउट का मतलब होता है किसी से कॉन्टैक्ट करना, उससे बात करना या फिर किसी की हेल्प या फिर सपोर्ट के लिए आगे बढ़ना। इसका यूज़ जो है वो तब होता है जब आप जो है वो किसी से फ़ोन, मैसेज या फिर ईमेल या फिर पर्सनली बात करते हो या फिर मतलब कि किसी ज़रूरतमंद की मदद करने की कोशिश करते हो, तो उसे हम जो है वो रीच आउट करना कह सकते हैं। यानी कि जब आप किसी से एडवाइस, इन्फॉर्मेशन या फिर हेल्प के लिए कांटेक्ट करते हो या फिर किसी को सपोर्ट देने के लिए खुद आगे से जो है वो मतलब कि आते हो, तो तब जो है वो रीच आउट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक जॉब के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप जो है वो कंपनी के एचआर को ईमेल भेजते हो और उनसे जो है वो डिटेल्स पूछते हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, आई रीच आउट टू द एचआर मैनेजर, यानी कि मैंने जो है वो एचआर मैनेजर से कांटेक्ट किया। रीच आउट का मतलब होता है कांटेक्ट करना, जानकारी निकालना, ठीक है, हेल्प के लिए या फिर सपोर्ट के लिए, इस तरीके से। इसी तरह अगर आपका दोस्त किसी प्रॉब्लम में है और आप जो है वो खुद उसे कॉल करके उसकी मतलब कि उसे जो है वो हेल्प ऑफर करते हो कि क्या तुझे थोड़ी मदद चाहिए, ऐसा हम करेंगे वैसा हम करेंगे, तो तब भी हम कह सकते हैं शी रीच आउट टू हर फ्रेंड ड्यूरिंग अ डिफिकल्ट टाइम, यानी कि उसने मुश्किल वक्त में अपने दोस्त से कांटेक्ट करके उसका सपोर्ट किया सामने से। इस तरीके से भी हम जो है वो रीच आउट का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि रीच आउट का मतलब होता है किसी से कांटेक्ट करना या फिर मदद और सपोर्ट के लिए आगे बढ़ना, उसे हम क्या कहेंगे, रीच आउट करना हम उसे कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, इफ़ यू नीड एनी हेल्प डोंट हेजिटेट टू रीच आउट टू मी, यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि अगर तुम्हें किसी भी तरीके की मतलब की हेल्प चाहिए होगी तो बिना झिझक मुझसे कांटेक्ट करना, यानी कि मतलब कि मुझसे रीच आउट करने में कोई हेजिटेट मत करना, झिझक मत करना मुझसे मतलब कि मदद मांगने में। यानी कि बोलने वाला अपनी हेल्प और सपोर्ट देने के लिए तैयार है, सामने से तैयार है। इस तरीके से हमें जो है वो यहाँ पर हमने यानी कि रीच आउट का यूज़ किया है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस का मतलब होता है टू कम्युनिकेट और एक्सप्लेन एन आइडिया क्लियरली एंड इफेक्टिवली, यानी कि अपनी बात को अच्छी तरीके से समझाना, अपना विचार साफ तरीके से पेश करना, उसे हम क्या कहेंगे, पुट अक्रॉस हम उसे कह सकते हैं। यानी कि पुट अक्रॉस का मतलब होता है कि अपनी बात, अपना आइडिया या फिर अपना जो ओपिनियन या फिर जो मैसेज है उसको इस तरीके से समझाना कि सामने वाला उसे आसानी से समझ जाए, यानी कि अपनी बात को क्लियर और इफेक्टिव तरीके से एक्सप्रेस करना। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई टीचर, जब भी कोई स्पीकर या फिर कोई भी इंसान किसी डिफ़िकल्ट टॉपिक को इतनी आसानी से समझाता है कि सब लोग उसे समझ लेते हैं, तो उसे हम जो है वो पुट अक्रॉस करना कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक टीचर है जो कि मैथ का एक टफ टॉपिक पढ़ा रहे हैं और वो सिंपल एग्जांपल्स और इजी लैंग्वेज का यूज़ करके टॉपिक को इतना अच्छे से मतलब कि समझाते हैं कि पूरी क्लास को जो है वो सबको समझ आ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे द टीचर पुट द लेसन अक्रॉस वेरी वेल, यानी कि टीचर ने जो है वो लेसन को
बहुत ही अच्छे से और क्लियर तरीके से समझाया। इसी तरह अगर एक एम्प्लॉय मीटिंग में अपना मतलब कि बिजनेस आइडिया इतनी क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करता है कि सब लोग उससे एग्री कर जाते हैं, तो तब भी हम कह सकते हैं शी पुट हर आइडियाज़ अक्रॉस कॉन्फिडेंटली, यानी कि मतलब कि उसने जो है वो अपने आइडियाज़ को बहुत ही अच्छे से क्लियर और कॉन्फिडेंस के साथ सबके सामने रखा। यानी कि सिंपल वर्ड्स में याद रखना है कि पुट अक्रॉस का मतलब होता है अपनी बात या फिर अपने आइडिया को साफ और आसानी से समझने आने वाले तरीके से पेश करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, ही पुट हिज पॉइंट अक्रॉस वेरी क्लियरली ड्यूरिंग द मीटिंग। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने मीटिंग के दौरान अपनी बात को बहुत ही साफ और क्लियरली सबके सामने रखा, यानी कि उसने अपना पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया और इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि सब लोग उसे आसानी से समझ भी गए। तो इस तरीके से हमने समझना है कि पुट अक्रॉस यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है पुश इन। पुश इन का क्या मतलब होता है? टू मूव अहेड बाय फोर्सिंग योर वे इनटू अ प्लेस और लाइन, यानी कि ज़बरदस्ती अंदर घुसना, लाइन में ज़बरदस्ती आगे घुस जाना, उसे हम क्या कहेंगे? पुश इन करना हम उसे कहेंगे। यानी कि पुश इन का मतलब होता है कि जब कोई इंसान बिना अपनी बारी का इंतज़ार किए ज़बरदस्ती किसी लाइन में, किसी भीड़ में, यानी कि जगह में घुस जाता है धक्का मुक्की करके, तो यानी कि दूसरों को धक्का देकर उनकी परवाह किए बिना अपनी जगह बना लेना, तो उसे हम क्या कहेंगे? पुश इन करना हम उसे कहेंगे। पुश यानी क्या होता है? धक्का देना। इन यानी कि आगे की तरफ धक्का देना, या फिर मतलब कि धक्का मुक्की कर जो है वो खुद आगे निकलने की कोशिश करना बिना बाकी लोगों की परवाह किए। यानी कि जब कोई पर्सन जो है वो मतलब कि लाइन तोड़कर आगे आ जाता है, भीड़ में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करता है, तो तब हम जो है वो पुश इन का यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है वो किसी मूवी के लिए जो है वो कहीं पे बाहर जा रहे हो और वहाँ पर जो है वो टिकट काउंटर पर बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है और सब लोग जो है वो अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी अचानक भीड़ में जो है वो जाकर सबसे आगे मतलब कि घुसकर जो है वो आगे जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे? ही पुश इन एट द फ्रंट ऑफ द क्यू, यानी कि उसने जो है वो लाइन में ज़बरदस्ती आगे घुसने की कोशिश की। या फिर इसी तरह अगर एक बस में बहुत ही मतलब कि ज़्यादा भीड़ है, बस भरी हुई है और फिर भी कोई इंसान जो है वो धक्का देकर अंदर घुस जाता है, तो तब भी हम कह सकते हैं सेवरल पैसेंजर्स पुश्ड इन बिफोर द डोर क्लोज्ड, यानी कि मतलब कि कुछ पैसेंजर्स जो है वो दरवाज़ा बंद होने से पहले ही मतलब कि ज़बरदस्ती बस के अंदर घुस गए। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि पुश इन का मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी लाइन में, किसी जगह में घुस जाना, बाकी लोगों की परवाह किए बिना, उसे हम कहते हैं पुश इन करना। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, डोंट पुश इन वाइल एवरीवन इज वेटिंग इन लाइन। इस सेंटेंस का मतलब है कि जब सब लोग लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं तो ज़बरदस्ती बीच में मत घुसो, यानी कि सबको अपनी टर्न की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जो है वो मतलब कि लाइन तोड़कर आगे नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि पुश इन का मतलब होता क्या है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है रन इनटू। रन इनटू का मतलब होता है टू मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली और टू फेस अ प्रॉब्लम अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि अचानक किसी से मिल जाना या फिर अचानक किसी प्रॉब्लम का सामना करना, उसे हम कहते हैं रन इनटू करना। यानी कि सिंपल सी चीज़ आपको समझनी है कि रन इनटू के जो है वो दो कॉमन मीनिंग्स होते हैं। पहला मतलब होता है किसी इंसान से अचानक मिल जाना बिना किसी प्लान के, और यानी कि आप कहीं अगर मान लीजिए कि जा रहे होते हो और अचानक जो है वो आपको कोई जान पहचान वाले से आपकी मुलाकात हो जाती है, तो आप जो है वो मतलब कि फिक्स करके तो नहीं आए थे घर से कि आज मैं उससे मिलूंगा, प्लान नहीं था किसी भी तरीके का, लेकिन अचानक मिल गए, तो ये होता है रन इनटू करना। या फिर मान लीजिए कि आप जो है वो शॉपिंग मॉल में गए और वहाँ अचानक आपका जो है वो स्कूल फ्रेंड मिल जाता है आपको, जिससे आप जो है वो कई सालों से नहीं मिलते हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं आई रैन इनटू माई ओल्ड फ्रेंड एट द मॉल, यानी कि मेरी जो है वो मॉल में अपने पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात हो गई। और दूसरा इसका मतलब होता है कि अचानक किसी प्रॉब्लम या फिर डिफ़िकल्टी का सामना करना, यानी कि जब कोई काम करते वक्त बिना सोचे समझे कोई दिक्कत आ जाती है, तब भी हम जो है वो रन इनटू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हो लेकिन बीच में कंप्यूटर ख़राब हो जाता है और काम रुक जाता है, तब भी हम कह सकते हैं वी रैन इनटू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स, यानी कि हमें जो है वो अचानक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, प्रॉब्लम हमें जो है वो फेस करनी पड़ी। यानी कि सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब क्या होता है, रन इनटू का मतलब होता है अचानक किसी से मिल जाना या फिर अचानक जो है वो किसी प्रॉब्लम का सामना करना या फिर प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाना। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, आई रैन इनटू माई टीचर वाइल शॉपिंग यस्टरडे, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि कल शॉपिंग करते वक्त मेरी अपने टीचर से यानी कि अचानक मुलाकात हो गई, यानी कि प्लान नहीं था बल्कि अचानक मेरे सामने आ गए तो मुलाकात हो गई। यानी कि टीचर से जो है वो मिलने का कोई प्लान नहीं था लेकिन वो अचानक मिल गए, इसलिए यहाँ पर हमने जो है वो रैन इनटू का यूज़ किया है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है सेल आउट।
दोस्तों सेल आउट का मतलब होता है टू सेल ऑल अवेलेबल आइटम्स और टू बिट्रे योर वैल्यूज़ फॉर मनी और पर्सनल गेन। इस यानी कि इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कि सारा माल या तो बिक जाना या फिर पैसे या फिर फ़ायदे के लिए अपने सिद्धांतों या फिर सिद्धांतों से क्या कर लेना, समझौता कर लेना, यानी कि अपनी वैल्यूज से समझौता कर लेना। यानी कि सेल आउट के भी जो है वो दो कॉमन मीनिंग्स होते हैं। पहला मतलब इसका है कि जब किसी प्रोडक्ट, टिकट या फिर आइटम का पूरा मतलब कि स्टॉक बिक जाता है और कुछ भी बाकी नहीं बचता, यानी कि सारी अवेलेबल चीज़ें जो है वो सोल्ड हो जाती है, तब हम जो है वो सेल आउट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक फेमस सिंगर का जो कंसर्ट है और उसकी जो सारी टिकट्स है वो ऑनलाइन आती है, कुछ ही मिनट्स में मतलब कि सारी टिकट जो है वो बिक जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं द कॉन्सर्ट टिकट्स सोल्ड आउट इन एन आवर, यानी कि कॉन्सर्ट की सारी टिकट जो है वो घंटे के अंदर यानी कि 1 घंटे के अंदर बिक गई। और दूसरा मतलब इसका क्या होता है, दूसरा मतलब सेल आउट का होता है कि पैसे, फेम या फिर किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए अपने जो प्रिंसिपल्स है, यानी कि अपने जो सिद्धांत है या फिर अपनी जो मतलब कि अपने जो संस्कार है या फिर जो वैल्यूज़ या फिर जो बिलीव्स है उनको छोड़ देना, यानी कि अपने फ़ायदे के लिए अपनी सोच या फिर ईमानदारी से समझौता कर लेना। जैसे कि मान लीजिए कि एक इंसान पहले हमेशा सच और ऑनेस्टी की बात करता था, लेकिन बाद में ज़्यादा पैसे कमाने के लिए गलत काम करने लगता है, ठीक है, तो लोग कह सकते हैं ही सोल्ड आउट फॉर मनी। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि वो पैसों के लिए बिक गया, तो ये वही सेंस है कि ही सोल्ड आउट फॉर मनी, यानी कि भाई वो पैसे के लिए बिक चुका है, यानी कि उसने पैसे के लिए क्या कर लिया, अपने प्रिंसिपल्स को छोड़ दिया, अपने प्रिंसिपल्स को ही बेच दिया, इस तरीके से हम कहेंगे। यानी कि सिंपल वर्ड्स में हम क्या कहेंगे इसे, सेल आउट का मतलब क्या होता है कि या तो सारा स्टॉक बिक जाना या फिर फ़ायदे के लिए अपने प्रिंसिपल से समझौता कर लेना। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, ऑल द टिकट्स सोल्ड आउट विद इन 2 आवर्स, यानी कि ये जो है वो हमारा पहला वाला जो मीनिंग था किसी चीज़ का बिक जाना, उसके सेंस में हमने यूज़ किया है कि 2 घंटे के अंदर सारी जो टिकट्स है वो बिक चुकी थी, यानी कि एक भी टिकट बाकी नहीं बची थी क्योंकि सब लोगों ने जो है वो तुरंत उन्होंने खरीद लिया था। तो इस तरीके से हमने समझा है कि सेल आउट यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों हमारा जो अगला फ्रेजल वर्ब आता है वो है सी आउट। दोस्तों सी आउट का मतलब होता है टू स्टे विथ समवन अंटिल दे लीव और टू कंटिन्यू समथिंग अंटिल इट एंड्स, यानी कि किसी को जो है वो जाते वक्त बाहर तक छोड़ के आना। जैसे कि हम जो है वो जाते जाते भी उसके साथ रहते हैं, जब तक वो इंसान चला नहीं जाता तब तक हम जो है वो उसे सी ऑफ करने आते हैं, छोड़ने आते हैं, तो उसे हम जो है वो मतलब कि सी आउट करना कह सकते हैं। या फिर किसी काम को आखिर तक पूरा करना, उसके लिए भी हम जो है वो मतलब कि सी आउट का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि सी आउट के भी जो है वो 2 कॉमन मीनिंग्स होते हैं। पहला इसका मतलब होता है कि जब आप किसी गेस्ट या फिर विजिटर को जाते वक्त यानी कि डोर या फिर गेट तक छोड़ने जाते हो, यानी कि रिस्पेक्ट के साथ किसी को मतलब कि विदा करते हो, तो तब भी हम जो है वो सी आउट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि घर आपके जो है वो मेहमान आए हैं और जब वो जो है वो वापस जाने लगते हैं तो आप उनके जो साथ है गेट तक जाते हो और उन्हें जो है वो गुड बाय बोलते हो। तो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे आई सॉ माई गेस्ट आउट, यानी कि मैंने जो है वो अपने मेहमानों को बाहर तक छोड़ना, यानी कि छोड़ा या फिर मैं बाहर तक छोड़ने गया, इस तरीके से। और दूसरा इसका मीनिंग होता है कि किसी सिचुएशन, किसी प्रोजेक्ट या फिर डिफ़िकल्ट टाइम को उसके एंड तक पूरा करना या फिर उसका सामना करते रहना, यानी कि बीच में हार ना मानना और आखिर तक उसे जो है वो मतलब कि उसके साथ बने रहना, तो उसे भी हम जो है वो सी आउट करना कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, काम बहुत ही मुश्किल है, लेकिन पूरी टीम मेहनत करती है और प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर ही लेती है, तो तब हम कह सकते हैं द टीम सॉ द प्रोजेक्ट आउट, यानी कि टीम ने प्रोजेक्ट को आखिरकार मतलब कि पूरा कर ही लिया। यानी कि सिंपल वर्ड्स में सी आउट का क्या मतलब होता है, या तो किसी को बाहर तक मतलब कि छोड़ने के लिए जाना या फिर किसी काम को आखिर तक पूरा करना, तो उसे हम जो है वो सी आउट करना कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है, शी सॉ हर विजिटर्स आउट बिफोर रिटर्निंग टू वर्क। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि उसने जो है वो काम पर वापस जाने से पहले अपने जो विजिटर्स हैं उनको बाहर तक छोड़ा, ठीक है, यानी कि विजिटर्स के जाने के वक्त वो उनके साथ बाहर तक गई और उन्हें फिर जो है वो मतलब कि अपने काम पर वो लौट गई। तो इस तरीके से हमने समझा है कि सी आउट का मतलब होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है सेव ऑन। सेव ऑन का मतलब होता है टू स्पेंड लेस मनी ऑन समथिंग, यानी कि किसी चीज़ पर पैसे बचाना, कम खर्चा करना, उसे हम क्या कहेंगे, सेव ऑन हम उसे कह सकते हैं। यानी कि सेव ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को खरीदते या फिर यूज़ करते वक्त कम पैसे खर्च करना या फिर मतलब कि पैसे बचाना, यानी कि स्मार्ट तरीके से शॉपिंग या फिर प्लानिंग करके अपना खर्चा कम करना, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेव ऑन हम उसे कहेंगे। यानी कि जब आप जो है वो डिस्काउंट, ऑफर, सेल या फिर किसी अच्छी प्लानिंग की वजह से कम
कम पैसे खर्च करते हो तब हम जो है वो सेव ऑन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक शॉपिंग मॉल में 50% डिस्काउंट लगा हुआ है, आप वहाँ से कपड़े खरीदते हो और नॉर्मल प्राइस से जो है वो काफ़ी कम पैसे में आप जो है वो मतलब कि कपड़े खरीद लेते हो। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि आई सेव ऑन माई क्लोथ्स बाय शॉपिंग ड्यूरिंग द सेल, यानी कि मैंने सेल के दौरान शॉपिंग करके कपड़ों पर बहुत ही मतलब कि अच्छी खासी बचत कर ली। या फिर इसी तरह अगर मान लीजिए कि कोई फैमिली बिजली का कम यूज़ करती है, एलईडी बल्ब्स लगाती है या फिर अननेसेसरी लाइट्स जो है वो बंद रखती है, तो उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसा आता है, कम आता है। तो तब भी हम कह सकते हैं दे सेव्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, यानी कि उन्होंने जो है वो बिजली के बिल पर पैसे बचाए। यानी कि सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब क्या होता है, सेव ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पर कम पैसे खर्च करना या फिर पैसे बचाना, तो उसे हम कहेंगे सेव ऑन करना। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है, वी सेव्ड ऑन ट्रैवल एक्सपेंसेस बाय बुकिंग द टिकट्स अर्ली, यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि हमने टिकट जल्दी बुक करके जो है वो ट्रैवल एक्सपेंसेस यानी कि जो ट्रैवल के लिए खर्चा आता है उस पर जो है वो थोड़े बहुत पैसे बचा लिए। यानी अगर टिकट बाद में बुक करते तो ज़्यादा पैसे देने पड़ते, लेकिन अर्ली बुकिंग की वजह से जो है वो थोड़ा खर्चा कम हो गया और थोड़े बहुत पैसे बच भी गए। तो इस तरीके से हमने समझा है कि सेव ऑन यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट आता है राइड ऑन। दोस्तों राइड ऑन का मतलब होता है टू डिपेंड ऑन और टू बी डिटरमाइंड बाय समथिंग, यानी कि किसी चीज़ पर या तो निर्भर होना या फिर किसी चीज़ पर तय होना, उसे हम क्या कहेंगे, राइड ऑन हम उसे कह सकते हैं। यानी कि राइड ऑन का मतलब होता है जब किसी का रिजल्ट, किसी की सक्सेस, किसी का फ्यूचर, किसी का डिसीजन पूरी तरीके से किसी एक चीज़ पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर वो चीज़ सही नहीं हुई तो मतलब कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, अगर वो चीज़ सही होती है तो सब कुछ ठीक होगा। तो यानी कि अगर वो चीज़ फेल हुई तो सब कुछ बदल सकता है। जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है किसी एक चीज़ पर डिपेंड होने की तो उसे हम राइड ऑन कह सकते हैं। जब किसी सिचुएशन का आउटकम या फिर फ्यूचर किसी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है तब राइड ऑन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट ने जो है वो पूरे साल अच्छी पढ़ाई की है और उसकी जो फाइनल रिजल्ट है अब से फाइनल एग्जाम पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, हिज फ्यूचर राइड्स ऑन द फाइनल एग्जाम, यानी कि उसका फ्यूचर जो है वो फाइनल एग्जाम के रिजल्ट पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। इसी तरह अगर कंपनी ने एक नया मतलब कि प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उसकी सक्सेस इसी प्रोडक्ट की सेल्स पर डिपेंड करती है तो तब भी हम कह सकते हैं द कंपनीज सक्सेस राइड्स ऑन इस प्रोडक्ट, यानी कि मतलब कि कंपनी की जो सक्सेस है इस प्रोडक्ट पर निर्भर करती है, उसकी सेल्स पर डिपेंड करती है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि राइड ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ का रिजल्ट या फिर जो सक्सेस है वो किसी दूसरी चीज़ पर निर्भर होना, उसे हम कहेंगे राइड ऑन करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है, द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट राइड्स ऑन एवरीवन्स हार्ड वर्क। इस सेंटेंस का मतलब है कि प्रोजेक्ट की जो मतलब की सफलता है वो सभी लोगों की मेहनत पर निर्भर करती है। यानी कि अगर सब लोग अच्छी तरह मेहनत करेंगे तभी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, इसलिए यहाँ पर हम जो है वो राइड ऑन का यूज़ कर रहे हैं। इसी की तरह हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला आता है रिप ऑफ। दोस्तों रिप ऑफ का मतलब होता है टू चीट समवन बाय चार्जिंग टू मच मनी और टू स्टील और कॉपी समथिंग, यानी कि किसी को ठगना, ज़्यादा पैसे वसूलना, किसी की चीज़ या फिर आइडिया की नकल करना, तो उसे हम जो है वो रिप ऑफ करना कह सकते हैं। यानी कि रिप ऑफ के जो है वो दो कॉमन मीनिंग्स होते हैं। पहला इसका मतलब होता है कि जब कोई शॉपकीपर या फिर कोई जो इंसान है वो किसी से किसी चीज़ के लिए ज़्यादा यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पैसे लेता है और उसे ठग लेता है, यानी कि किसी को अनफेयर प्राइस लेकर चीट करना, तो उसके लिए भी हम जो है वो रिप ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक टूरिस्ट को जो है वो किसी मार्केट में एक सिंपल सी टी शर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि शॉपकीपर समझता है प्राइस का पता नहीं है। जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, फॉरेनर्स आते हैं बाहर से, यानी कि तो उनको जो है वो सस्ती चीज़ें महंगे में बेची जाती है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता ना कि उस चीज़ की प्राइस कितनी है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, द शॉपकीपर रिप ऑफ द टूरिस्ट, यानी कि शॉपकीपर ने टूरिस्ट से मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसे वसूल किए, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसे लेकर उसे ठग लिया। और दूसरा इसका मतलब क्या होता है कि किसी आइडिया या फिर मतलब कि किसी के आइडिया को, किसी की डिज़ाइन या फिर सॉन्ग या फिर वर्क की बिना परमिशन की कॉपी कर लेना, यानी कि किसी की ओरिजिनल चीज़ की नकल करना, तो उसे भी हम जो है वो रिप ऑफ करना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है वो लगभग वैसा ही यानी कि बना देती है या फिर अपना बताकर जो है वो बेचने लगती है, तो तब हम कह सकते हैं द कंपनी रिप ऑफ द ओरिजिनल डिज़ाइन, यानी कि कंपनी ने क्या किया है, ओरिजिनल डिज़ाइन को कॉपी कर लिया है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि रिप ऑफ का मतलब होता है किसी को ठग लेना, ज़्यादा पैसे वसूलना या फिर किसी ओरिजिनल चीज़ की नकल करना, तो उसे हम कहते हैं रिप ऑफ। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल आता है कि द मैकेनिक रिप मी ऑफ बाय चार्जिंग टू मच फॉर द रिपेयर। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि मैकेनिक ने रिपेयर के लिए मुझसे बहुत ही ज़्यादा पैसे लेकर मुझे ठग लिया, यानी कि उसने फेयर प्राइस से कहीं ज़्यादा चार्ज किया मुझे, तो इसलिए यहाँ पर हमने जो है वो रिप ऑफ का यूज़ किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि रिप ऑफ यानी
होता क्या है। अब इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है सेव अप। दोस्तों सेव अप का मतलब होता है टू ग्रेजुअली सेव मनी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, यानी कि किसी खास चीज़ के लिए धीरे धीरे पैसे जोड़ना या फिर बचाना, उससे हम क्या कहेंगे, सेव अप करना हम उसे कहेंगे। यानी कि सेव अप का मतलब होता है कि थोड़े थोड़े पैसे बचाकर किसी खास चीज़ को खरीदने या फिर फ्यूचर पर्पस के लिए जमा करना, यानी कि एक ही बार में पैसे खर्च करने के बजाय उन्हें धीरे धीरे सेव करना, उसे हम क्या कहेंगे, सेव अप करना हम उसे कह सकते हैं। यानी कि जब कोई इंसान फ्यूचर में किसी एक्सपेंसिव चीज़ को खरीदना चाहता है या फिर किसी इंपॉर्टेंट यानी कि गोल को पूरा करना चाहता है, अगर वो उसके लिए पैसे जोड़ रहा है धीरे धीरे करके, यानी कि अगर आप जो है वो रोज़ पैसे कमा रहे हो, उसमें से 100 रुपये भी अगर आप जोड़ रहे हो तो महीने के आपके पास जो है वो 3000 रुपये यूँ ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है छोटी छोटी चीज़ें, यानी कि सेविंग्स करना, सेव अप करना। मान लो आप जो है वो एक नया लैपटॉप खरीदना चाहते हो, लेकिन अभी आपके पास जो है वो इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, इसलिए आप क्या करते हो कि आप हर महीने अपनी सैलरी में से थोड़े थोड़े पैसे जो है वो अलग रखने लगते हो। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे आई एम सेविंग अप फॉर अ न्यू लैपटॉप, यानी कि मैं नए लैपटॉप के लिए धीरे धीरे पैसे जोड़ रहा हूँ। या फिर इसी तरह अगर एक स्टूडेंट अपनी पॉकेट में से मतलब कि हर हफ्ते मतलब कि कुछ पैसे बचाता है ताकि बाद में एक बाइसिकल खरीद सके, तो तब भी हम कह सकते हैं शी इज़ सेविंग अप टू बाय अ बाइसिकल, यानी कि वो मतलब कि एक साइकिल खरीदने के लिए पैसे जमा कर रही है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में याद रखिए कि सेव अप का मतलब होता है किसी खास पर्पस यानी कि काम के लिए धीरे धीरे पैसे का जमा करना, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेव अप करना हम उसे कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, दे आर सेविंग अप फॉर अ फैमिली वैकेशन। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि वो लोग फैमिली वैकेशन के लिए धीरे धीरे पैसे जोड़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि फ्यूचर में वैकेशन पर जाने के लिए वो अभी से पैसे बचा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने समझा है कि सेव अप यानी होता क्या है। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है स्केल डाउन। दोस्तों स्केल डाउन का मतलब होता है टू रिड्यूस द साइज, अमाउंट और लेवल ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ का साइज, मात्रा या फिर उसकी जो लेवल है वो कम करना। यानी कि स्केल डाउन का मतलब होता है कि किसी प्लान, किसी प्रोजेक्ट या फिर किसी बिजनेस या फिर जो बजट हो सकता है, एक्टिविटी हो सकती है, उसको पहले से छोटा या फिर कम कर देना। यानी कि जब किसी काम को उसके ओरिजिनल साइज या फिर लेवल से रिड्यूस किया जाता है तब स्केल डाउन का यूज़ होता है। जैसे कि पैसे की कमी या फिर कम डिमांड या फिर किसी और रीज़न की वजह से किसी प्रोजेक्ट या फिर काम का यानी कि जो साइज़ है वो कम कर दिया जाता है, तब स्केल डाउन करना हम कह सकते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी एक बहुत ही बड़ा ऑफिस बनाने की प्लानिंग करती है, लेकिन बाद में जो है वो बजट कम पड़ जाता है, इसलिए वो ऑफिस को छोटा बनाने का डिसीजन ले लेती है क्योंकि पैसे नहीं है इतने, इसलिए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे, द कंपनी स्केल डाउन इट्स एक्सपेंशन प्लान, यानी कि कंपनी ने जो अपने एक्सपेंशन का जो प्लान था, यानी कि बहुत बड़ा ऑफिस चाहिए, वो वाला जो प्लान था उनका, उसकी साइज़ को कम कर लिया, प्लान के साइज़ को कम कर लिया क्योंकि पैसे नहीं थे, इस तरीके से हम कहेंगे। इसी तरह अगर एक स्कूल पहले एक बहुत ही बड़ा मतलब कि एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करने वाला था, लेकिन कम बजट की वजह से सिर्फ कुछ ही प्रोग्राम रखने का डिसीजन लेता है, तो तब भी हम कह सकते हैं द स्कूल स्केल डाउन द इवेंट, यानी कि स्कूल ने इवेंट को पहले से छोटा कर दिया क्योंकि पैसे की दिक्कत है, इस तरीके से। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि स्केल डाउन का मतलब होता है कि किसी चीज़ का साइज़, किसी चीज़ का अमाउंट या फिर लेवल जो है वो कम कर देना। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, द कंपनी डिसाइडेड टू स्केल डाउन इट्स ऑपरेशंस ड्यू टू लो प्रॉफिट्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि कम प्रॉफिट की वजह से कंपनी ने जो है वो अपने काम का साइज़ कम करने का फैसला किया, यानी कि कंपनी ने अपनी एक्टिविटीज़ और अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको पहले के मुकाबले रिड्यूस कर दिया। तो इस तरीके से हमने जो है वो यहाँ पर स्केल डाउन इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है शेक ऑफ। दोस्तों शेक ऑफ का मतलब होता है टू गेट रीड ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट और अनवांटेड, यानी कि किसी बुरी चीज़ से छुटकारा पाना या फिर मतलब कि किसी चीज़ को झाड़ कर हटा देना, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है वो शेक ऑफ करना कहेंगे। ठीक है, यानी कि शेक ऑफ का मतलब होता है कि किसी प्रॉब्लम, किसी फियर, किसी सैडनेस या फिर किसी बीमारी, टायर्डनेस या फिर किसी इंसान से छुटकारा पाना या फिर उसे अपने ऊपर से हटा देना। यानी कि जो चीज़ आपको परेशान कर रही हो उसे जो है वो मतलब कि उससे खुद को फ्री कर लेना, तो उसे हम जो है वो शेक ऑफ करना कह सकते हैं। जैसे कि हमने गेट रीड ऑफ पढ़ा था, उसी से काफ़ी मिलता जुलता जो है वो ये फ्रेजल वर्ब है। यानी कि जब कोई इंसान नेगेटिव फीलिंग्स, स्ट्रेस, वीकनेस या फिर किसी अनवांटेड सिचुएशन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है, तब शेक ऑफ का यूज़ किया जाता है। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम में फेल हो जाता है और कुछ दिन तक जो है वो बहुत ही उदास रहता है, बाद में वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट को भूलकर दोबारा मेहनत करना शुरू कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं ही शुक ऑफ हिज
डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि उसने अपनी जो उदासी है उसको पीछे छोड़ दिया और फिर से मेहनत करने लगा। इसी तरीके से अगर किसी इंसान को हल्की सी सर्दी हो जाती है लेकिन कुछ दिन आराम करने और दवा लेने के बाद वो मतलब कि बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो तब भी हम कह सकते हैं कि शी शुक ऑफ द कोल्ड क्विकली, यानी कि उसने जो है वो जल्दी से सर्दी से छुटकारा पा लिया। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि शेक ऑफ का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम, किसी फीलिंग या फिर किसी बीमारी से छुटकारा पा लेना या फिर उसे जो है वो मतलब कि दूर हटा देना, तो उसे हम क्या कहेंगे, शेक ऑफ करना हम उसे कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, यू नीड टू शेक ऑफ योर फियर एंड स्पीक कॉन्फिडेंटली, यानी कि इसका मतलब क्या है कि तुम्हें अपना डर छोड़ देना चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए, यानी कि फियर को अपने ऊपर हावी ना होने दो और उसे पीछे छोड़कर हिम्मत से बड़ बात करो। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि शेक ऑफ यानी होता क्या है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है टैप फॉर। टैप फॉर का क्या मतलब होता है, टू अप्रोच और यूज समवन और समथिंग एज अ सोर्स ऑफ हेल्प, इंफॉर्मेशन, मनी और स्किल्स, यानी कि मदद, जानकारी, पैसे या फिर किसी का स्किल लेने के लिए जो है वो किसी का सहारा लेना, तो उसे हम क्या कहेंगे, टैप फॉर करना हम उसे कह सकते हैं। यानी कि टैप फॉर का मतलब होता है किसी इंसान या फिर सोर्स का यूज़ जो है वो उसकी हेल्प, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मनी या फिर स्पेशल स्किल्स के लिए करना। यानी जब आप किसी मतलब कि किसी से किसी खास पर्पस के लिए मदद या फिर मतलब कि सपोर्ट मांगते हो, तब हम जो है वो टैप फॉर का यूज़ कर सकते हैं। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेंड या फिर एक्सपर्ट से किसी काम के लिए हेल्प या फिर रिसोर्सेज लिए जाते हैं, तब भी जो है वो हम टैप फॉर का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी को नए प्रोजेक्ट के लिए एक एक्सपीरियंस डिज़ाइनर की ज़रूरत है। कंपनी अपने सबसे टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ से इस प्रोजेक्ट में हेल्प लेती है। ऐसे सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, द कंपनी टैप्ड हर फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, यानी कि कंपनी ने नए प्रोजेक्ट के लिए उसकी स्किल्स का सहारा लिया। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट को जो है वो मतलब कि मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और वो अपने टीचर से एक्स्ट्रा गाइडेंस लेता है, तो तब भी हम कह सकते हैं ही टैप्ड हिज टीचर फॉर एडवाइस, यानी कि उसने एडवाइस के लिए अपनी टीचर की हेल्प ली। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि टैप फॉर का मतलब होता है कि किसी से हेल्प, इंफॉर्मेशन, पैसे या फिर स्किल्स के लिए जो है वो सहारा लेना, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है वो टैप फॉर करना कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, द मैनेजर टैप्ड हिम फॉर हिज एक्सपर्टीज ऑन द प्रोजेक्ट, यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि मैनेजर ने प्रोजेक्ट के लिए उसकी एक्सपर्टीज़ की हेल्प ली। यानी कि मैनेजर को पता था कि वो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, इसलिए उसने उसकी नॉलेज और स्किल्स का सहारा लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है कि टैप फॉर यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है वॉच आउट। दोस्तों वॉच आउट का मतलब होता है टू बी केयरफुल और अलर्ट अबाउट डेंजर और प्रॉब्लम्स, यानी कि सावधान रहना, सतर्क रहना। यानी कि वॉच आउट का मतलब होता है कि किसी डेंजर, प्रॉब्लम या फिर रिस्क से बचने के लिए सावधान या फिर अलर्ट रहना। इसका यूज़ जो है वो तब किया जाता है जब किसी को वार्निंग देनी हो या फिर किसी को केयरफुल रहने के लिए जो है वो मतलब कि सचेत करना हो। यानी कि जब कोई इंसान किसी एक्सीडेंट, डेंजर या फिर किसी भी रिस्की सिचुएशन से बचने के लिए अलर्ट रहता है या फिर दूसरों को वार्निंग देता है, तब हम जो है वो वॉच आउट का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक रोड पर बहुत ही तेज़ ट्रैफिक चल रहा है और आप देखते हो कि आपका दोस्त जो है वो बिना देखे रोड जो है वो क्रॉस करने जा रहा है, तब आप जो है वो तुरंत कह सकते हो वॉच आउट, अ कार इज़ कमिंग, यानी कि सावधान रहो, एक कार जो है वो आ रही है। इसी तरह अगर बारिश के बाद जो है वो फर्श यानी कि जो फ्लोर है वो गीला हो जाता है और उस पर जो है वो फिसलने का खतरा हो सकता है, तो तब भी हम कह सकते हैं वॉच आउट फॉर द वेट फ्लोर, यानी कि मतलब कि ध्यान रखना जो फ्लोर है वो गीला है, आप गिर ना जाओ, इस तरीके से। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि वॉच आउट का मतलब होता है कि किसी डेंजर या फिर प्रॉब्लम से बचने के लिए सावधान या फिर अलर्ट रहना। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, वॉच आउट फॉर स्पीडिंग व्हीकल्स वाइल क्रॉसिंग द रोड, यानी कि इसका मतलब क्या है कि रोड क्रॉस करते वक्त तेज़ रफ्तार से आने वाली गाड़ियों से सावधान रहना चाहिए। यानी कि रोड क्रॉस करते समय ध्यान से दोनों तरफ देखना और किसी भी डेंजर से बचकर चलना। इस तरीके से यहाँ पर हमें जो है वो समझाया गया है कि वॉच आउट इसका मतलब होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद अगला आता है वाटर डाउन। दोस्तों वाटर डाउन का क्या मतलब होता है, टू मेक समथिंग वीकर और लेस इफेक्टिव, यानी कि किसी चीज़ को कमज़ोर या फिर कम प्रभावशाली बना देना, उसे हम जो है वो वाटर डाउन कह सकते हैं। यानी कि वाटर डाउन का मतलब होता है कि किसी आइडिया, किसी रूल, स्पीच, लॉ, किसी ड्रिंक या फिर स्टेटमेंट को इतना बदल देना कि उसका जो ओरिजिनल असर है या फिर उसकी जो ताकत है वो ख़त्म हो जाए या फिर कम हो जाए। यानी किसी चीज़ को लेस पावरफुल, लेस स्ट्रिक्ट या फिर लेस इफेक्टिव बना देना। यानी जब कोई इंसान किसी बात को इतना सिंपल या फिर सॉफ्ट बना देता है कि उसका जो असली असर है वो कम हो जाता है,
तो तब हम जो है वो वाटर डाउन करना उसे कह सकते हैं। मान लीजिए कि कंपनी जो है वो पहले एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि सख्त रूल्स बनाती है और बाद में जो है वो कंप्लेंट्स आने पर वो उन रूल्स को थोड़ा सा ईजी और कम स्ट्रिक्ट कर देती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, द कंपनी वाटर डाउन इट्स रूल्स, यानी कि कंपनी ने क्या कर लिया है, अपने रूल को जो है वो पहले से कम सख्त कर लिया है। इसी तरह अगर एक टीचर है जो कि एक डिफ़िकल्ट लेसन को स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल जो है वो हटा देते हैं, तो तब भी हम कह सकते हैं द टीचर वाटर डाउन द लेसन, यानी कि टीचर ने क्या किया है, लेसन को इतना ज़्यादा सिंपल बना दिया कि उसका कुछ ओरिजिनल डेप्थ और जो इफेक्ट है वो कम हो चुका है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि वाटर डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को कमज़ोर बना देना, कम सख्त बना देना या फिर कम प्रभावशाली बना देना, तो उसे हम कहते हैं वाटर डाउन करना। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, द न्यू पॉलिसी वॉज वाटर्ड डाउन आफ्टर पब्लिक क्रिटिसिज्म, यानी कि सेंटेंस का मतलब क्या है कि लोगों की आलोचना के बाद नई पॉलिसी को कम स्ट्रिक्ट बना दिया गया, यानी कि पब्लिक क्रिटिसिज्म के बाद पॉलिसी में बदलाव किए गए और उसका जो ओरिजिनल इफेक्ट था वो कम कर दिया गया। तो इस तरीके से हमें समझना है कि वाटर डाउन यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है वीन ऑफ। दोस्तों वीन ऑफ का मतलब होता है टू ग्रेजुअली स्टॉप यूजिंग और डिपेंडिंग ऑन समथिंग, यानी कि धीरे धीरे किसी चीज़ की आदत छुड़ाना या फिर निर्भर रहना बंद कर देना, उसे हम क्या कहेंगे, वीन ऑफ करना हम उसे कहेंगे। ठीक है, वीन ऑफ का मतलब होता है किसी आदत, किसी चीज़ या फिर डिपेंडेंस को एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे कम करके पूरी तरीके से छोड़ देना, यानी कि किसी चीज़ की ज़रूरत को स्टेप बाय स्टेप करके कम करना। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, वीन ऑफ करना हम कहेंगे। यानी कि जब कोई इंसान किसी आदत, किसी मेडिसिन या फिर किसी और चीज़ पर डिपेंड होता है और उसे धीरे धीरे छोड़ता है, तब वीन ऑफ का यूज़ किया जाता है। एकदम से या फिर मतलब कि एक दिन में छोड़ने को हम जो है वो विन ऑफ करना नहीं कहते हैं, धीरे धीरे छोड़ने को विन ऑफ करना कहा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक इंसान है जो कि रोज़ बहुत ही ज़्यादा कॉफ़ी पीता है, वो एक ही दिन में जो है वो मतलब कि कॉफ़ी बिना बंद नहीं करता, यानी कि एक दिन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में जो है वो इतने सालों की आदत छूट जाए, बल्कि पहले जो है वो 4 कप से 2 कप करता है, फिर 1 कप पर, और आखिर में जो है वो पूरी तरीके से यानी कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब भी उसे जैसे ठीक लगता है तो कॉफ़ी बंद ही कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे, ही इज़ ट्राइंग टू वीन हिमसेल्फ ऑफ कॉफ़ी, यानी कि वो धीरे धीरे कॉफ़ी की आदत छोड़ने की कोशिश कर रहा है, इस तरीके से हम कहेंगे। इसी तरह अगर एक पेशेंट किसी मेडिसिन को बहुत ही दिनों से ले रहा है और डॉक्टर उसे कहते हैं कि मेडिसिन को एकदम से बंद मत करो, लेकिन धीरे धीरे कम यानी कि कम करते करते छोड़ दो, तो तब भी हम कह सकते हैं द डॉक्टर वीन्ड हर ऑफ द मेडिसिन, यानी कि डॉक्टर ने उसकी मेडिसिन धीरे धीरे छुड़वा दी, यानी कि कम करवा दी। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि वीन ऑफ का मतलब होता है किसी आदत या फिर डिपेंडेंस को धीरे धीरे छोड़ना या फिर छुड़ाना, तो उसे हम कहते हैं वीन ऑफ। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है, शी इज़ ट्राइंग टू वीन हर सेल्फ ऑफ शुगरी ड्रिंक्स, यानी कि वो जो है वो मतलब कि शुगरी ड्रिंक्स होती है उनको पीने की आदत को धीरे धीरे छोड़ना चाहती है, या फिर वो इस चीज़ के लिए जो है वो ट्राई कर रही है। यानी कि इस तरीके से हम समझ पाएंगे कि वीन ऑफ यानी होता क्या है और किस तरीके से हमें इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले यानी कि फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है जिप बाय। दोस्तों इसका मतलब होता है टू पास वेरी क्विकली, यानी कि बहुत ही तेज़ी से निकल जाना या फिर पल भर में बीत जाना किसी चीज़ का। यानी कि जिप बाय का मतलब होता है कि जब कोई इंसान, जब कोई मतलब कि गाड़ी हो सकती है यानी कि व्हीकल हो सकता है, या फिर जो टाइम होता है वो बहुत ही तेज़ी से गुजर जाए, यानी कि इतनी जल्दी निकल जाए कि आपको पता भी ना चले, तो उसे हम जो है वो जिप बाय होना कह सकते हैं। जब कोई कार, बाइक, ट्रेन या फिर कोई इंसान बहुत ही फास्ट स्पीड से पास से निकलता है या फिर जब समय बहुत ही जल्दी बीत जाता है, तब हम जो है वो जिप बाय का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप जो है वो रोड के किनारे खड़े हो और एक स्पोर्ट्स कार बहुत ही तेज स्पीड से आपके पास से निकल जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं अ स्पोर्ट्स कार जिप बाय, यानी कि एक स्पोर्ट कार जो है वो मेरे बहुत ही तेजी से मतलब कि पास से निकल गई। इसी तरह अगर आप जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ हॉलीडे एंजॉय कर रहे हो और देखते देखते जो है वो पूरा वीकेंड खत्म हो जाता है, तब भी हम कह सकते हैं द वीकेंड जिप बाय, यानी कि वीकेंड इतनी जल्दी बीत गया कि पता भी नहीं चला। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि जिप बाय का मतलब होता है बहुत ही तेजी से पास से निकल जाना या फिर समय का बहुत ही जल्दी बीत जाना, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है वो जिप बाय कह सकते हैं। और दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है, द समर वैकेशन जिप बाय बिफोर वी न्यू इट। इस सेंटेंस का मतलब है कि हमें पता ही नहीं चला और गर्मियों की जो छुट्टियां है वो बहुत ही जल्दी बीत गई, यानी कि वैकेशन इतनी मज़ेदार थी कि समय कब निकल गया इसका एहसास भी नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर हमने जो है वो जिप बाय इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ चुका है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है वियर आउट। दोस्तों वियर आउट का क्या मतलब होता है,
टू बिकम एग्जॉस्ट और टू मेक समथिंग ओल्ड एंड यूजेबल थ्रू कंटिन्यूस यूज, यानी कि या तो थक जाना या फिर किसी चीज़ का घिस जाना या फिर खराब हो जाना। यानी कि वियर आउट के दो कॉमन मीनिंग्स होते हैं। पहला मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा काम या फिर मेहनत की वजह से बहुत ज़्यादा थक जाना किसी का, यानी कि इतनी ज़्यादा मेहनत करना कि शरीर में बिल्कुल एनर्जी ही ना बचे, तो तब भी हम जो है वो वियर आउट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो कि पूरे दिन जो है वो स्कूल गया, फिर कोचिंग अटेंड की, फिर रात में जो है वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, यानी कि दिन के एंड में भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि काम कर रहा था और आखिर में जो है वो बहुत ज़्यादा थक गया। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि स्टडिंग ऑल डे वोर हिम आउट, यानी कि पूरे दिन पढ़ाई करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। और दूसरा इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का बार बार उसे होने की वजह से यानी कि यूज़ होने की वजह से जो है वो मतलब कि पुरानी हो जाना या फिर घिस जाना या फिर ख़राब हो जाना। यानी कि जब कोई चीज़ लगातार यूज़ की जाती है तो धीरे धीरे उसकी जो क्वालिटी है वो क्या होने लगती है, ख़राब होने लगती है। तो तब भी हम जो है वो वियर आउट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप रोज़ एक ही पेयर के जो मतलब कि शूज़ पहनते हो, कुछ महीनों बाद उनके जो सोल है वो घिस जाते हैं या फिर जो शूज़ है वो थोड़े फट जाते हैं या फिर पुराने होने लगते हैं, तो तब हम कह सकते हैं माई शूज़ आर वॉर्न आउट, यानी कि मेरे जो शूज़ है वो बार बार यूज़ होने की वजह से घिस गए हैं, ख़राब हो चुके हैं या फिर फट चुके हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो समझ पाएंगे कि वियर आउट यानी होता क्या है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि वियर आउट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थक जाना या फिर किसी चीज़ का ज़्यादा यूज़ से घिस जाना या फिर ख़राब हो जाना, तो उसे कहा जाता है वियर आउट। अब दोस्तों इस फ्रेजल वर्ब को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक सेंटेंस है, आफ्टर वॉकिंग ऑल डे आई वॉज कम्प्लीटली वॉर्न आउट। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि पूरे दिन चलने के बाद मैं पूरी तरीके से थक गया था, यानी कि इतनी ज़्यादा वॉकिंग हुई कि शरीर में बिल्कुल भी यानी कि जान नहीं बची, एनर्जी नहीं बची। तो इस तरीके से आपको समझना है कि वियर आउट यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला आता है टॉस ऑफ। टॉस ऑफ का क्या मतलब होता है, टू डू और से समथिंग क्विकली एंड ईजिली विदाउट मच एफर्ट, यानी कि बहुत मतलब कि बिना ज़्यादा मेहनत के जल्दी से कर देना, जल्दी से कोई चीज़ बोल देना, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है वो टॉस ऑफ कहेंगे। यानी कि टॉस ऑफ का मतलब होता है कि किसी काम को बहुत ही आसानी से और जल्दी से कर देना, जैसे कि उसमें जो है वो कोई खास मेहनत ही ना लगी हो, उस तरीके से करना, तो उसे हम जो है वो टॉस ऑफ करना कहते हैं। इसका यूज़ तब होता है मतलब कि जब कोई इंसान किसी बात को कैजुअली या फिर बिना ज़्यादा सोचे बोल देता है, तो तब भी हम इसका यूज़ जो है वो कर सकते हैं। जब कोई इंसान किसी टास्क को बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर देता है या फिर कोई कमेंट कैजुअली कर देता है, तब हम जो है वो टॉस ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। मान लो एक एक्सपीरियंस राइटर को एक छोटा सा आर्टिकल लिखना है, वो सिर्फ मतलब कि कुछ ही मिनट्स में आर्टिकल लिख देता है, जैसे कि उसके लिए बहुत ही आसान काम था। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं ही टॉस ऑफ द आर्टिकल इन 20 मिनट्स, यानी कि उसने जो है वो आर्टिकल बहुत ही जल्दी और बिना ज़्यादा मेहनत के लिख दिया। इसी तरह अगर मीटिंग के दौरान जो है वो कोई इंसान जो है वो बिना ज़्यादा सोचे एक फ़नी कमेंट बोल देता है, यानी कि कर देता है, और सब लोग जो है वो उस पर हंसने लगते हैं, तो तब भी हम कह सकते हैं शी टॉस ऑफ अ फनी रिमार्क, यानी कि उसने एक मज़ेदार बात कैजुअली बोल दी। यानी कि दोस्तों सिंपल वर्ड्स में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि टॉस ऑफ का मतलब होता है किसी काम को जल्दी और आसानी से कर देना या फिर कोई बात जो है वो कैजुअली बोल देना, तो उसे हम जो है वो टॉस ऑफ करना कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, शी टॉस ऑफ द रिपोर्ट इन लेस दैन एन आवर। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि उसने 1 घंटे से भी कम समय में रिपोर्ट बहुत ही आसानी से तैयार कर दी, यानी कि रिपोर्ट बनाना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था और उसने जो है वो बिना ज़्यादा मेहनत के उसे जल्दी से कंप्लीट भी कर दिया। तो यहाँ पर इस तरीके से इस सेंस में हमने जो है वो टॉस ऑफ इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है टच फॉर। दोस्तों टच फॉर का मतलब होता है टू आस्क समवन फॉर मनी स्पेशली एज अ लोन, यानी कि किसी से पैसे उधार मांगना। यानी कि टच फॉर का मतलब होता है किसी इंसान से पैसे मांगना, खासकर उधार के रूप में। यानी कि जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है और आप जो है वो आपके किसी दोस्त, रिलेटिव या फिर किसी और से जो है वो लोन या फिर फाइनेंशियल हेल्प मांगते हो, तब टच फॉर का यूज़ किया जाता है। यानी कि जब कोई इंसान टेम्पररी फाइनेंशियल हेल्प के लिए किसी से पैसे मांगता है, तो तब हम टच फॉर यूज़ कर सकते हैं। मान लो आपके वॉलेट में जो है वो मतलब कि पैसे थे और आपका जो वॉलेट है वो घर पर आप जो है वो भूल गए या फिर रह गया, और आपके पास जो है वो लंच खरीदने के लिए अब पैसे नहीं है। अब आप अपने जो है वो मतलब कि दोस्त से कहते हो कि मुझे जो है वो कुछ पैसे उधार दे दो, ठीक है, और बाद में मैं वो जो है वो पैसे आपको वापस कर दूंगा, प्रॉमिस करते हो ऐसा। तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं आई टच माई फ्रेंड फॉर रुपीज़। ओके, यानी कि मैंने अपने दोस्त से मतलब कि कुछ उधार मांगे, यानी कि पैसे उधार मांगे, इस तरीके से। इसी तरह अगर एक स्टूडेंट
कि एग्ज़ाम फीस भरने की लास्ट डेट जो है वो पास आ चुकी है और उसके पास पैसे कम है, तो वो अपने बड़े भाई से या फिर मतलब कि किसी और से जो है वो कुछ पैसे उधार मांगता है। तो तब भी हम कह सकते हैं ही टच हिज ब्रदर फॉर सम मनी, यानी कि उसने अपने भाई से यानी कि पैसे उधार मांगे। यानी कि सिंपल वर्ड्स में टच फॉर का क्या मतलब होता है कि किसी से पैसे खासकर उधार के रूप में मांगना, ताकि आप जो है वो उसे वापस भी चुका सको। ऐसा नहीं कि आप जो है वो भीख में मांग रहे हो या फिर दया के रूप में मांग रहे हो, आप जो है वो उधार के रूप में मांग रहे हो, उसे हम क्या कहेंगे, टच फॉर करना हम उसे कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, ही टच हिज अंकल फॉर $100 टू पे द एग्जाम फी। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि उसने अपने एग्जाम की फ़ी भरने के लिए अपने अंकल से कितने रुपए मांगे, तो $100 उधार मांगे। यानी कि उस वक्त उसे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए उसने अपने अंकल से फाइनेंशियल हेल्प मांगी। तो इस तरीके से हमें समझना है कि टच फॉर यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है स्ट्राइक आउट। दोस्तों स्ट्राइक आउट का मतलब होता है टू फेल और टू स्टार्ट आउट इन अ न्यू डायरेक्शन इंडिपेंडेंटली, यानी कि असफल हो जाना या फिर अपने दम पर नई शुरुआत करना। यानी कि स्ट्राइक आउट, इसके भी दो कॉमन मीनिंग्स होते हैं। पहला मतलब होता है कि किसी काम में फेल हो जाना या फिर सक्सेसफुल ना हो पाना, यानी कि पूरी कोशिश करने के बाद भी डिजायर्ड रिजल्ट ना मिलना, तो उसे भी हम जो है वो स्ट्राइक आउट होना कह सकते हैं। मान लीजिए कि एक कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, जो कि इंटरव्यू के लिए जो है वो बहुत ही उसने प्रिपरेशन की थी, लेकिन इंटरव्यू जो है वो क्लियर नहीं कर पाया। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं ही स्ट्रक आउट इन द इंटरव्यू, यानी कि वो इंटरव्यू में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और दूसरा इसका मतलब होता है कि अपने दम पर किसी नए काम या फिर नए सफर की शुरुआत करना, यानी कि दूसरों पर डिपेंड ना रहकर खुद अपनी राह बनाना, उसे भी हम जो है वो स्ट्राइक आउट करना ही कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय है जो कि कई सालों तक एक कंपनी में काम करता है और बाद में वो जो है वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का डिसीजन लेता है, तो तब हम कह सकते हैं शी स्ट्रक आउट ऑन हर ओन, यानी कि उसने अपने दम पर नई शुरुआत की और अपना बिजनेस शुरू किया। यानी कि सिंपल वर्ड्स में हम क्या कहेंगे, स्ट्राइक आउट का मतलब होता है या तो किसी काम में फेल हो जाना, असफल हो जाना, या फिर अपने दम पर नई शुरुआत करना। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस यानी कि एक एग्जाम्पल आता है, आफ्टर ईयर्स ऑफ वर्किंग फॉर अदर्स ही डिसाइडेड टू स्ट्राइक आउट ऑन हिज ओन। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि कई सालों तक दूसरे के लिए काम करने के बाद उसने अपने दम पर कुछ नया शुरू करने का फैसला किया, यानी कि उसने जॉब छोड़कर खुद का काम शुरू किया। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि स्ट्राइक आउट यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला यानी कि फ्रेजल वर्ब आता है बैश इन। दोस्तों बैश इन का मतलब होता है टू ब्रेक और डैमेज समथिंग बाय हिटिंग इट हार्ड, यानी कि जोर से मारकर जो है वो किसी चीज को तोड़ देना या फिर मतलब कि अंदर की तरफ धंसा देना, तो उसे हम क्या कहेंगे, बैश इन करना कहेंगे। यानी कि बैश इन का मतलब होता है कि किसी चीज को जोर से मारकर या तो तोड़ देना या फिर उसे जो है वो मतलब कि धंसा देना या फिर उसका शेप खराब कर देना। इसका यूज जो है वो अक्सर हम मतलब कि जो दरवाजे होते हैं, जो विंडोज होती है या फिर हमारी जो घर की दीवारें होती है या फिर कार के लिए, बॉक्सेस के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जब कोई इंसान किसी चीज़ पर बहुत ही ज़ोर से वार करता है और उसकी वजह से वो टूट जाती है या फिर अंदर की तरफ जो है वो मतलब कि उस पर खड्डा गिर जाता है या फिर डैमेज हो जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बैश इन हम जो है वो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मान लो एक चोर घर के अंदर घुसने के लिए दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से मारते हुए तोड़ देता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, द थीफ बैश इन द डोर, यानी कि चोर ने दरवाजे को जोर से मारकर तोड़ दिया। इसी तरह अगर एक कार एक्सीडेंट में गाड़ी का जो फ्रंट पार्ट है वो किसी दीवार से टकराकर अंदर की तरफ पूरी तरीके से धंस जाता है, तो तब भी हम कह सकते हैं द फ्रंट ऑफ द कार वॉज बैश इन, यानी कि गाड़ी का जो सामने वाला हिस्सा था, जो पार्ट था, वो जोर से टक्कर से अंदर की तरफ जो है वो पूरी तरीके से धंस चुका है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि बैश इन का मतलब होता है किसी चीज को जोर से मारकर या तो तोड़ देना या फिर धंसा देना, डैमेज कर देना, तो उससे हम कहते हैं बैश इन करना। अब जैसे कि दोस्तों इस फ्रेजल वर्ब को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक सेंटेंस है यानी कि एग्जाम्पल है, जिसमें बताया गया है द स्ट्रॉन्ग विंड बैश इन द ओल्ड विंडो। इस सेंटेंस का मतलब है कि तेज हवा ने पुरानी खिड़की को जोर से, मतलब कि खिड़की से जो है वो जोर से टकरा कर क्या हो गई, तो वो खिड़की जो है वो पूरी तरीके से टूट गई। यानी कि हवा ने खिड़की को या तो तोड़ दिया या फिर अंदर की तरफ जो है वो धंसा दिया। यानी कि हवा इतनी तेज थी कि खिड़की पूरी तरीके से डैमेज हो गई, इसलिए यहाँ पर हमने जो है वो बैश इन इस फ्रेजल वर्ब का यूज किया है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है बैक आउट। दोस्तों बैक आउट का मतलब होता है
टू विड्रॉ फ्रॉम अ प्रॉमिस, एग्रीमेंट और प्लान, यानी कि अपनी बात या फिर वादा से, मतलब कि वादे से पीछे हट जाना, मुकर जाना, किसी प्लान से मुकर जाना, तो उससे हम क्या कहेंगे, बैकआउट करना हम उसे कह सकते हैं। यानी कि बैकआउट का मतलब होता है कि जब कोई इंसान किसी प्रॉमिस, एग्रीमेंट या फिर प्लान को पहले एक्सेप्ट करता है लेकिन बाद में उसे जो है वो पूरा करने से मना कर देता है या फिर उससे पीछे हट जाता है, यानी कि लास्ट मोमेंट पर अपना डिसीजन बदल देता है, तो तब हम उसे जो है वो बैकआउट करना कह सकते हैं। जब कोई इंसान किसी डील, किसी इवेंट या फिर किसी कमिटमेंट से अचानक मना कर देता है, तब बैकआउट जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दो दोस्त हैं जो कि ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं, दोनों टिकट्स भी बुक कर लेते हैं, लेकिन ट्रिप से एक दिन पहले यानी कि एक दोस्त कहता है कि मैं जो है वो नहीं आ पाऊंगा, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, ही बैक आउट ऑफ द ट्रिप, यानी कि उसने जो है वो ट्रिप के प्लान से पीछे हटने का फैसला कर लिया, यानी कि वो मुकर गया आने से। इसी तरह अगर एक कंपनी किसी एम्प्लॉय को जॉब ऑफर कर देती है और एम्प्लॉय पहले एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन ज्वाइनिंग से पहले मना कर देता है कि मैं तो नहीं कर सकता जॉब, तो तब भी हम कह सकते हैं शी बैक आउट ऑफ द जॉब ऑफर, यानी कि उसने जो है वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद उसे मना कर दिया। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आप क्या ध्यान रखिएगा कि बैकआउट का मतलब होता है किसी प्रॉमिस, एग्रीमेंट या फिर प्लान से बाद में पीछे हट जाना, यानी कि पहले आप एक्सेप्ट कर लेते हो और बाद में कुछ कारण की वजह से आप उसे जो है वो मना कर देते हो, तो उसे हम कहते हैं बैकआउट करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल है, ही बैक आउट ऑफ द एग्रीमेंट एट द लास्ट मिनट, यानी कि सेंटेंस का मतलब क्या है कि उसने आखिरी वक्त पर एग्रीमेंट से पीछे हटने का फैसला कर लिया, यानी कि पहले उसने एग्रीमेंट मान लिया था लेकिन लास्ट मोमेंट पर अपना जो है वो मतलब कि फैसला बदल लिया। तो इस तरीके से हमने समझा है कि बैकआउट यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है गेट ओवर। दोस्तों गेट ओवर का मतलब होता है टू रिकवर फ्रॉम एन इलनेस, प्रॉब्लम और डिफिकल्ट इमोशन, यानी कि किसी बीमारी, दुख या फिर प्रॉब्लम से उभर जाना, छुटकारा पा लेना, तो उसे हम क्या कहेंगे, गेट ओवर हम करना उसे कह सकते हैं। यानी कि गेट ओवर का मतलब होता है कि किसी बीमारी, किसी फेलियर या फिर ब्रेकअप, शॉक, सैडनेस या फिर किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से धीरे धीरे बाहर निकल आना और नॉर्मल लाइफ में मतलब कि वापस आना, नॉर्मल लाइफ जो है वो वापस जीने लगना, यानी जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी उसका असर खत्म हो जाना, तो उसे हम क्या कहेंगे, गेट ओवर करना कहेंगे। यानी कि जब भी कोई यानी कि इंसान जो है वो किसी बीमारी, डिसअपॉइंटमेंट या फिर इमोशनल पेन से रिकवर करता है और फिर से नॉर्मल फील करने लगता है, तब गेट ओवर यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो कि मतलब कि फेल हो जाता है और कुछ दिन तक जो है वो बहुत ही ज़्यादा उदास रहता है, बाद में वो फिर से मेहनत शुरू करता है, अपने फेलियर को भूलकर आगे बढ़ता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, ही गॉट ओवर हिज फेल्यूर, यानी कि उसने अपने फेल्यूर से उभरकर दोबारा मेहनत करना शुरू कर दिया है। इसी तरह अगर किसी इंसान को मान लीजिए कि फ्लू हो जाता है और कुछ दिन रेस्ट और मेडिसिन लेने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो तब भी हम कह सकते हैं शी गॉट ओवर द फ्लू क्विकली, यानी कि वो जल्दी ही फ्लू से ठीक हो गई, इस तरीके से हम कहेंगे। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि गेट ओवर का मतलब होता है किसी बीमारी, किसी दुख या फिर प्रॉब्लम से उभर जाना या फिर से नॉर्मल हो जाना, तो उसे कहा जाता है गेट ओवर। ओके, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, इट टुक हिम अ लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर द लॉस ऑफ हिज पेट। इस सेंटेंस का मतलब है कि अपने पेट को खोने के दुख से उभरने में उसे बहुत ही लंबा समय लगा, टाइम लगा, यानी कि वो काफ़ी टाइम तक उदास रहा और धीरे धीरे जो है वो उस दुख से बाहर आ पाया, तो इसलिए हमने जो है वो यहाँ पर गेट ओवर का यूज़ किया है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है पुट अवे। दोस्तों पुट अवे का मतलब होता है टू स्टोर समथिंग इन इट्स प्रॉपर प्लेस और टू सेव मनी फॉर द फ्यूचर, यानी कि किसी चीज़ को उसकी सही जगह पर रख देना या फिर भविष्य के लिए पैसे बचाना, ये यानी कि दो मीनिंग्स इसके होते हैं। यानी कि पुट अवे के जो है वो दो कॉमन मीनिंग्स है। पहला मतलब तो ये है कि किसी चीज़ को उसे यानी कि यूज़ करने के बाद जो है वो उसकी सही जगह पर उसे वापस रख देना, यानी कि सामान को इधर उधर छोड़ने के बजाय उसे प्रॉपरली स्टोर कर देना। जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो है वो पढ़ाई ख़त्म कर ली और अब अपनी जो है वो बुक्स और नोटबुक्स को आपने जो है वो वापस से शेल्फ में रख दिया, ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि शी पुट अवे हर बुक्स आफ्टर स्टडिंग, यानी कि उसने पहले पढ़ाई की और बाद में अपनी किताबें जो है वो उनकी जगह यहाँ पर, यानी कि वो जहाँ पर हमेशा रखती है वहाँ पर रख दिया। और दूसरा इसका मतलब होता है कि फ्यूचर के लिए पैसे बचाना या फिर जमा करना, यानी कि अपनी इनकम का कुछ हिस्सा बाद में यूज़ करने के लिए सेव कर लेना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है जो कि हर महीने अपनी सैलरी में से यानी कि $100 जो है वो अलग रख देता है ताकि फ्यूचर में जो है वो घर खरीद सके, तो तब भी हम कह सकते हैं ही पुट्स अवे $100 एवरी मंथ, यानी कि वो हर महीने जो है वो
$100 फ्यूचर के लिए बचाता है, बचत करता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आप ध्यान रखिएगा कि पुट अवे का मतलब होता है किसी चीज़ को उसकी जगह रख देना या फिर फ्यूचर के लिए पैसा बचाना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, शी पुट्स अवे सम मनी एवरी मंथ फॉर हर चिल्ड्रंस एजुकेशन। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि वो हर महीने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे बचा कर रखती है, यानी कि वो फ्यूचर के एजुकेशन एक्सपेंसेस के लिए रेगुलरली सेविंग्स करती है। तो इसलिए हमने जो है वो यहाँ पर पुट अवे इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है सी थ्रू। दोस्तों सी थ्रू का क्या मतलब होता है? टू रिकॉग्नाइज द ट्रुथ बिहाइंड समवन्स डिसेप्शन और टू कंटिन्यू समथिंग अंटिल इट इज कंप्लीटेड। यानी कि किसी चाल या फिर धोखे को समझ लेना या फिर किसी काम को अंत तक पूरा करना, उसे हम क्या कहेंगे? सी थ्रू हम उसे कह सकते हैं। यानी कि सी थ्रू के जो है वो दो मीनिंग्स होते हैं। पहला मतलब होता है कि किसी के झूठ, धोखे या फिर चाल को समझ लेना, यानी कि सामने वाला चाहे कितनी भी एक्टिंग या फिर झूठ बोले, आप उसकी असली नीयत को पहचान लेते हो, तो तब भी हम जो है वो सी थ्रू करना उसे कह सकते हैं। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट जो है वो होमवर्क ना करने के लिए झूठ यानी कि झूठा बहाना बनाता है और टीचर को जो है वो तुरंत समझ आ जाता है कि वो सच नहीं बोल रहा, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे? द टीचर सॉ थ्रू हिज एक्सक्यूज, यानी कि टीचर उसके बहाने को सच में मतलब कि समझ गए। और दूसरा इसका मतलब होता है कि किसी काम, किसी प्रोजेक्ट या फिर किसी जिम्मेदारी को जो है वो बीच में छोड़ने के बजाय उसे अंत तक पूरा करना। जैसे कि मान लीजिए कि एक टीम ने जो है वो डिफिकल्ट प्रोजेक्ट शुरू किया और बीच में जो है वो बहुत सारी कठिनाई आई, बहुत सारे स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम उन्होंने फेस किए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर ही दिया। तो तब भी हम कह सकते हैं दे सॉ द प्रोजेक्ट थ्रू, यानी कि उन्होंने प्रोजेक्ट को आखिर तक पूरा किया। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि सी थ्रू का मतलब होता है कि किसी के धोखे या फिर झूठ को मतलब कि समझ लेना, पकड़ लेना या फिर किसी काम को जो है वो अंत तक पूरा करना। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम जो है वो सी थ्रू कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, आई कुड सी थ्रू हिज लाइज इमीडिएटली। यानी कि सेंटेंस का मतलब क्या है कि मैं उसके झूठ को तुरंत समझ गया, यानी कि वो मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसकी गलती जो यानी कि मैं उसकी जो असली बात है वो पहले ही समझ गया था। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जो यानी कि ये जो हमारा फ्रेजल वर्ब है सी थ्रू वो यूज़ किया है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ चुका है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है सेल ऑन। सेल ऑन का मतलब होता है टू परसुएड समवन टू एक्सेप्ट और बाय समथिंग और टू सेल समथिंग टू अनदर बायर। यानी कि किसी को किसी चीज़ के लिए राज़ी करना या फिर आगे किसी और को कोई चीज़ बेच देना। इसके भी जो है वो मतलब कि सेल ऑन के भी दो कॉमन मीनिंग्स होते हैं कि पहला मतलब होता है कि किसी को किसी आइडिया, प्लान, प्रोडक्ट या फिर प्रपोजल के लिए कन्विंस करना, यानी कि अपनी बात इतने अच्छे तरीके से समझाना कि सामने वाला जो है वो उसे मान ही ले। जैसे कि मान लीजिए कि एक एम्प्लॉयर अपने मैनेजर को यानी कि एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में बताता है और वो उस आइडिया के फ़ायदे इतनी अच्छी तरीके से समझाता है कि मैनेजर उस प्लान को अप्रूव कर देते हैं, यानी कि मना कर ही नहीं पाते। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं ही सोल्ड हिज मैनेजर ऑन द न्यू आइडिया, यानी कि उसने जो है वो अपने मैनेजर को नए आइडिया के लिए राज़ी कर लिया। और इसका दूसरा मतलब होता है कि कोई चीज़ खरीदने के बाद उसे जो है वो किसी और चीज़ को बेच देना, यानी कि आगे जो है वो रीसेल कर देना। यानी कि आपने एक चीज़ खरीदी और दूसरे को बेच दी, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे भी हम जो है वो मतलब कि सेल ऑन करना ही कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने जो है वो कॉन्सर्ट की टिकट्स खरीदी, लेकिन बाद में वो जो कॉन्सर्ट में जो है वो नहीं जा सका, इसलिए उसने क्या किया? टिकट जो है वो किसी और को बेच दिया। तो तब हम कह सकते हैं शी सोल्ड द टिकट्स ऑन टू अ फ्रेंड, यानी कि उसने जो है वो टिकट्स को आगे अपने दोस्त को बेच दिया। यानी कि सिंपल वर्ड्स में याद रखिएगा कि सेल ऑन का मतलब होता है किसी को किसी बात के लिए या तो राजी करना, कन्विंस करना या फिर किसी चीज़ को आगे किसी और को बेच देना। तो उसे हम क्या कहेंगे? सेल ऑन करना हम उसे कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, शी सोल्ड द टीम ऑन हर इनोवेटिव प्लान। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि उसने अपनी नई और इनोवेटिव प्लान के लिए पूरी टीम को राजी कर लिया, मना लिया, कन्विंस कर लिया। यानी कि उसने अपने प्लान को इतने अच्छी तरीके से समझाया, एक्सप्लेन किया कि टीम को जो है वो उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ा। इस तरीके से हमने समझाया कि सेल ऑन यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है शेकअप। दोस्तों शेकअप का मतलब होता है टू कॉज अ बिग चेंज, डिस्टर्बेंस और सरप्राइज और टू रिकॉग्नाइज समथिंग। यानी कि इसका मतलब होता है बड़ा बदलाव लाना, हिला देना या फिर पुनर्गठन करना। यानी कि शेकअप का मतलब होता है कि किसी सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन, टीम या फिर सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा बड़ा बदलाव लाना या फिर अचानक से जो है वो हलचल पैदा कर देना। इसका यूज़ तब भी होता है जब किसी इंसिडेंट की वजह से लोग इमोशनली या फिर मेंटली बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। जब कोई कंपनी, कोई स्कूल, कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने रूल्स, अपनी जो स्टाफ है या फिर जो वर्किंग सिस्टम है उसमें बड़े चेंजेस करती है, तब हम जो है वो शेकअप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक कंपनी का बिजनेस बहुत ही मतलब कि खराब चल
रहा है, अच्छा नहीं चल रहा, तो कंपनी ने जो है वो नए सीईओ को जो है वो हायर कर लिया, तो कुछ मैनेजर्स को रिप्लेस किया और नए रूल्स बना दिए। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, द न्यू सीईओ शुक अप द कंपनी, यानी कि नए सीईओ ने जो है क्या किया है कि कंपनी में जो है वो बड़े बदलाव किए हैं। इसी तरह अगर किसी सिटी में जो है वो अचानक एक बड़ी न्यूज़ आ जाती है और सब लोग जो है वो हैरान और परेशान हो जाते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम कह सकते हैं द शॉकिंग न्यूज़ शुक अप द होल टाउन, यानी कि उस खबर ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। ओके, तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि शेकअप यानी होता क्या है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको मैं फिर से बता देती हूँ कि शेकअप का मतलब होता है कि किसी सिस्टम या फिर सिचुएशन में बड़ा बदलाव लाना या फिर लोगों को जोर का झटका देना, तो उसे हम कहते हैं शेकअप करना। ओके, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, द कंपनी डिसाइडेड टू शेक अप इट्स मैनेजमेंट टीम, यानी कि सेंटेंस का मतलब क्या है कि कंपनी ने अपनी मैनेजमेंट टीम में बड़े बदलाव करने का फैसला किया, यानी कि कंपनी ने मैनेजमेंट को रिकॉग्नाइज करके और नए चेंजेस लाने का डिसीजन लिया, इसलिए यहाँ पर हमने जो है वो शेकअप का यूज़ किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है राइट ऑफ। दोस्तों राइट ऑफ का मतलब होता है टू कंसिडर समवन और समथिंग एज हैविंग नो वैल्यू और चांस ऑफ सक्सेस और टू रिमूव अ लॉस फ्रॉम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, यानी कि किसी को या फिर किसी चीज़ को बेकार या फिर असफल मान लेना या फिर हिसाबों में नुकसान को दर्ज करके हटा देना, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है वो राइट ऑफ करना कहेंगे। यानी कि राइट ऑफ के भी जो है वो दो कॉमन मीनिंग्स होते हैं। पहला इसका मतलब होता है कि किसी इंसान या फिर चीज़ को इस तरीके से देखना कि अब उससे जो है वो कोई उम्मीद नहीं है या फिर वो सक्सेसफुल कभी हो ही नहीं सकता, यानी कि बिना और मौका दिए जो है वो मतलब कि फेल या फिर बेकार मान लेना किसी चीज़ को। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट एक एग्जाम में जो है वो फेल हो जाता है, कुछ लोग सोचने लगते हैं कि अब वो कभी भी जो है वो मतलब कि सक्सेसफुल होगा ही नहीं, लेकिन बाद में वो मेहनत करके टॉप कर लेता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं डोंट राइट हिम ऑफ आफ्टर वन फेल्यूर, यानी कि एक बार के फेल होने के बाद उसे असफल या फिर बेकार मत समझो, इस तरीके से हमने समझा है। और दूसरा इसका मीनिंग क्या होता है कि बिजनेस या फिर अकाउंटिंग में कोई लॉस, कोई जो मतलब कि कर्जा है या फिर जो डैमेज एसेट है, उसको जो है वो अकाउंट्स में ऑफिशियली लॉस मान लेना, यानी कि जिस पैसे या फिर चीज़ को वापस पाना मुमकिन ना हो उसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में लॉस के रूप में दर्ज कर देना, तो उसे भी हम जो है वो मतलब कि राइट ऑफ करना ही कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी ने जो है वो किसी कस्टमर को $5,000 उधार दिए थे, लेकिन कस्टमर ने कंपनी बंद होने की वजह से जो है वो पैसे वापस ही नहीं किए, तो कंपनी उस अमाउंट को अपने अकाउंट्स में लॉस के रूप में जो है वो राइट ऑफ कर देगी यानी कि हम कह सकते हैं द कंपनी रोट ऑफ द अनपेड डेट, यानी कि कंपनी ने उस उधार को ऑफिशियली लॉस मान लिया। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि राइट ऑफ का मतलब होता है किसी को बेकार या फिर असफल मान लेना या फिर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में किसी लॉस को ऑफिशियली दर्ज कर देना, तो उसे हम क्या कहेंगे, राइट ऑफ करना हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, डोंट राइट ऑफ योर ड्रीम्स जस्ट बिकॉज यू फेल्ड वंस। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि सिर्फ एक बार फेल हो जाने की वजह से अपने सपनों को छोड़ मत दो या फिर अपने सपनों को जो है वो हटाओ मत, तोड़ो मत, इस तरीके से। यानी कि एक फेलियर के बाद ये मत मानो कि तुम कभी जो है वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें बताया गया है कि राइट ऑफ का मतलब होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले यानी कि फ्रेजल वर्ब की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फ्रेजल वर्ब आता है वाइप आउट। दोस्तों वाइप आउट का मतलब होता है टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, एलिमिनेट और रिमूव समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को पूरी तरीके से मिटा देना, खत्म कर देना या फिर नष्ट कर देना। यानी कि वाइप आउट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पूरी तरीके से खत्म, मिटाना या फिर नष्ट कर देना, और इसका यूज़ हम जो है वो किसी बीमारी के लिए, किसी दुश्मन के लिए, बिजनेसेस के लिए, पॉपुलेशंस के लिए, कर्जे के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हम जो है वो इसका यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी इसका मतलब बहुत ज़्यादा थक जाना भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि जब कोई चीज़ इतनी बुरी तरीके से खत्म हो जाती है कि उसका लगभग कोई नामो निशान नहीं बचता, तब हम जो है वो वाइप आउट का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक बहुत ही पावरफुल तूफान आता है और एक छोटा गांव बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, द स्टॉर्म वाइप आउट द विलेज, यानी कि तूफान ने गांव को लगभग पूरी तरीके से तबाह कर दिया, नामो निशान ही नहीं बचाता वहां पर, इस तरीके से। या फिर इसी तरह अगर साइंटिस्ट किसी डेंजरस डिसीज को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, तो तब भी हम कह सकते हैं द वैक्सीन हेल्प्ड वाइप आउट द डिसीज, यानी कि वैक्सीन ने उस बीमारी को पूरी तरीके से जड़ से खत्म करने में मदद की। कभी कभी वाइप आउट का मतलब बहुत ज़्यादा थक जाना, ये भी मैंने आपको बताया था। जैसे अगर कोई इंसान पूरे दिन लगातार मतलब कि काम करता रहे और दिन के एंड में उसमें जो है वो बिल्कुल एनर्जी ना बचे, तो तब भी हम कह सकते हैं आई वॉज वाइप आउट आफ्टर वर्क, यानी कि मैं काम के बाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा थक गया। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि वाइप आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म करना, नष्ट करना या फिर बहुत ही ज़्यादा थक जाना।
जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है यानी कि एग्जाम्पल है, द हैवी फ्लड्स वाइप आउट मैनी फार्म्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि भारी बारिश ने बहुत से खेतों को पूरी तरीके से मतलब कि तबाह कर दिया, यानी कि बाढ़ की वजह से उन फार्म्स का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो लगभग खत्म हो गए। इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट फ्रेजल वर्ब की और जानेंगे कि वो फ्रेजल वर्ब हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा आखिरी फ्रेजल वर्ब आता है ड्वेल ऑन। दोस्तों ड्वेल ऑन का मतलब होता है टू थिंक और टॉक अबाउट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्पेशली मोर दैन नेसेसरी। यानी कि किसी बात पर जो है वो बार बार सोचते रहना या फिर उसी की चर्चा करते रहना जबकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है, तो उसे हम जो है वो ड्वेल ऑन करना कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि ड्वेल ऑन का मतलब होता है कि किसी बात, प्रॉब्लम, मिस्टेक, मेमोरी या फिर इवेंट के बारे में बहुत देर तक सोचते रहना या फिर उसके बारे में बार बार मतलब कि बात करते रहना। अक्सर इसका जो यूज़ है वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, पास्ट मिस्टेक या फिर वरीज के लिए हम कर सकते हैं। यानी कि जब कोई इंसान बीती हुई बातों या फिर किसी प्रॉब्लम को बार बार याद करता रहता है और उससे आगे नहीं बढ़ पाता, तो तब हम जो है वो ड्वेल ऑन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट एक एग्जाम में फेल हो जाता है। अगर वो रोज़ उसी फेलियर के बारे में सोचता रहेगा और नई प्रिपरेशन शुरू ही नहीं करेगा, तो तब हम कह सकते हैं ही कीप्स ड्वेलिंग ऑन हिज फेल्यूर, यानी कि वो अपनी फेल्यूर के बारे में जो है वो बार बार सोचता रहता था। इसी तरह अगर किसी मीटिंग में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई और मैनेजर कहते हैं कि लेट्स नॉट ड्वेल ऑन द मिस्टेक, लेट्स फोकस ऑन द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि उस गलती पर बार बार बात करने के बजाय अब सॉल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसे एक गलती पर ही बात करते रहो या फिर उसे जो है वो बार बार मतलब कि ध्यान रखना है, क्योंकि गलती तो हो गई, वो तो मतलब कि वापस यानी कि रिस्टोर हम नहीं कर सकते, तो हमें जो है वो नया सॉल्यूशन सोचना चाहिए। इस तरीके से बताया गया है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि ड्वेल ऑन का मतलब होता है किसी बात के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा देर तक सोचते या फिर उसके बारे में जो है वो मतलब कि चर्चा करते रहना, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ड्वेल ऑन करना कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, डोंट ड्वेल ऑन योर पास्ट मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम देम एंड मूव फॉरवर्ड। बहुत ही अच्छी यहाँ पर सीख हमें दी गई है कि सेंटेंस का मतलब है कि अपनी पुरानी गलतियों के बारे में बार बार मत सोचो, उनसे सीखो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। यानी कि पास्ट मिस्टेक्स पर अटके रहने के बजाय उनसे लेसन लेकर फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर हमें जो है वो मतलब कि ड्वेल ऑन इस फ्रेजल वर्ब का मतलब समझाया गया है। अब दोस्तों इसी के साथ हमारे जो सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं वो यहीं पे ख़त्म होते हैं, आज के लिए ख़त्म होते हैं। इसी के साथ हम जो है वो नेक्स्ट सेशन में और भी मतलब कि 50 वर्ड और डिस्कस करेंगे। पिछले और अब वाले सेशन की मिलाकर हमारे जो 100 फ्रेजल वर्ब्स हैं वो तो कंप्लीट हो ही चुके हैं। आशा करती हूँ कि आपको जो है वो अच्छे से समझ आए हैं, सारी फ्रेजल वर्ब्स, सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझ आई है। वीडियो भी आपको पसंद आया है, उम्मीद करती हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहां से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जो है वो कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहां पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें जो है वो एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।